चैट नहीं, चैट चला दो, चैट। अमन भाई, चैट चैट चला दो। चैट चैट चैट। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं देहरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए। बच्चों, क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। तो कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है पढ़ाई? आज हम आपका ब्लू ग्रीन एल्गी खत्म करेंगे। माइकोप्लाज्मा खत्म करेंगे और आपको मिलेगा टाइम टेबल। ठीक है, तो तीन चीजें होंगी आज। पहला, ब्लू ग्रीन एल्गी खत्म होगा। दूसरा, माइकोप्लाज्मा खत्म होगा। और तीसरा, आपको मिलेगा टाइम टेबल। ठीक है, तो लास्ट के 20 से 25 मिनट, हो सकता है 30 मिनट, तो मैं कोशिश करूंगा कि 7:30 तक जितना भी मैं सामान लाया हूं, सब्जी बेचने के लिए लाया हूं, अपनी सारी सब्जियां 7:30 तक बेच दूं। और 7:30 से 7:30 से 8 o'clock में आपको टाइम टेबल लाइव समझाऊंगा, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। और ये टाइम टेबल स्पेशल उन लोगों के लिए होगा जो स्कूल का भी पढ़ रहे हैं और जिनके स्टडिंग आवर्स कम हैं और वो स्कूल और कोचिंग का मैनेज नहीं कर पाते। ठीक है, ये बेसिकली उनके ऊपर फोकस करके बनाया जाएगा। ठीक है, लाइव चलेगा, 30 मिनट्स मेरे को चाहिए इसके लिए। तो मैं अपने जितनी भी सब्जियां हैं 7:30 तक बेचने की पूरी कोशिश करूंगा। बच्चों, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का अभी आपको कोई भी रिवीजन लेक्चर नहीं दिया गया है। लिविंग वर्ल्ड तक हम लोग सब आपका कर चुके थे। तो जितना आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अभी तक पढ़ाया है, मैं सबसे पहले सारा का सारा आपको रिवीजन करा देता हूं। क्या बोलते हो? मजा आएगा? जल्दी से लिख दीजिए यस सर। पूरा का पूरा मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूं। जितना भी अभी तक आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा है, एक बार 15 या 20 मिनट के अंदर पूरा का पूरा आपको रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से यस लिख दीजिए। हमारे सम्मान में एक बार, सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। फटाफट यस लिख दीजिए। चलिए, और जो मैंने आपको वो 250 प्लस क्वेश्चन की शीट दी थी, उसमें कुछ क्वेश्चंस, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, 8 या 10 क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर्स में कुछ एराटा है। तो मैं मंडे को उन क्वेश्चंस के, जिन जिन क्वेश्चंस के आंसर में गलत है, वो आंसर्स वो मैं आपको मंडे को प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, गिनती के कुछ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं मैं एक बार प्रूफ रीडिंग करूंगा संडे को बैठ के। एक बार मैंने की थी, ऊपर ऊपर से की थी, लेकिन अब मैं थोड़ा और अंदर से कर लूंगा। तो मैं मंडे को वो क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा जिसके अंदर कुछ रटा वगैरह होगा। चलिए, तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, है ना? तो एक बार हम आपका रिवीजन कर लेते हैं। तो बच्चों, ये एनसीईआरटी के कुछ पैराग्राफ थे। जिस दिन इंडिया का फाइनल मैच था, ये खतरनाक 4 पैराग्राफ थे, तो मैं एनसीईआरटी ही लगाई है इनकी। ठीक है, तो ये मैं आपको पहले समझाऊंगा। बच्चों, सबसे पहले जो था आपका साइंटिफिक अप्रोच से एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन दिया, जिन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया, प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया, हर्ब, श्रब्स एंड ट्री। और एनिमल्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, जिनका ब्लड रेड था और जिनका ब्लड रेड नहीं था। रेड वाले को बोला था इनिमा और जिनका रेड नहीं था उनको बोला था अनिमा। और इसका जो क्राइटेरिया था वो था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ठीक, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट आया था वो था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो आपके आए थे वो थे आपके, तो एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। मैं आपका वो लेक्चर वाली फाइल ही इंपोर्ट कर देता हूं, जिससे आपको और बेहतर होगा समझने में, आपको दिक्कत नहीं होगी। अर्जुना लेक्चर 2, अर्जुना लेक्चर 1, वो फाइल ही इंपोर्ट कर देता हूं।
ठीक है, आपको और हाँ ये देख लीजिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया, प्लांट्स और एनिमल में। क्राइटेरिया था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। प्लांट्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया, हर्ब, श्रब्स एंड ट्री। हर्ब्स थोड़े छोटे होते हैं, इनकी स्टेम थोड़ी सॉफ्ट और ग्रीन होती है। श्रब्स की जो स्टेम होती है थोड़ी ब्राउन होती है, श्रब हर्ब से बड़े होते हैं, और ट्री तो काफी बड़े होते हैं। एनिमल को दो पार्ट में डिवाइड किया, अनेमा एंड इनेमा। यहां पर आरबीसी एब्सेंट थी, यहां का जो ब्लड था वो रेड नहीं था, यहां आरबीसी प्रेजेंट थी, तो यहां पर जो ब्लड था वो आपका रेड था। ठीक है, यहां पर ब्लड आपका रेड था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन आपका लीनियस साहब ने दिया था, जिसका मेन क्राइटेरिया था प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। जिन लोगों के अंदर सेल वॉल मिलती थी उन सबको उठा के प्लांटे के अंदर रख दिया, जिनमें सेल वॉल नहीं थी उनको एनिमेलिया के अंदर रख दिया। ठीक है, इन सब में सेल वॉल प्रेजेंट है। एल्गी से लेके एंजियोस्पर्म ये आपके प्लांट्स हैं। ठीक, प्रोटोजोआ टू किंगडम के अकॉर्डिंग एनिमेलिया में रखा गया था। फिर यहां पे बाल विवाद प्रतियोगिता शुरू हो गई थी। ठीक है, यहां पर वो हो गया था, झगड़ा हो गया था। ठीक है, ड्रॉबैक। ठीक है, ड्रॉबैक में आप देखिएगा, प्लांटे के अंदर एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, बैक्टीरिया एंड फंगस। तो मल्टीसेलुलर 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 बैक्टीरिया यूनिसेलुलर, फंगस कैसा है, मल्टीसेलुलर। एल्गी मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन क्लोरेला क्लाइमेडोमोनास जो आपके ग्रीन एल्गी हैं ये यूनिसेलुलर है। ठीक, ऑटोट्रॉप्स 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 ऑटोट्रॉप्स। बैक्टीरिया मोस्टली हेट्रोट्रॉप्स है, कुछ आपके ऑटोट्रॉप्स होते हैं। फंगस आपका हेट्रोट्रॉप है। यूकैरियोट 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 यूकैरियोट, ये प्रोकैरियोट ये यूकैरियोट। तो अगर आप देखते हैं कि प्लांटे के अंदर प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स दोनों को रखा, ऑटोट्रॉप हेट्रोट्रॉप दोनों को रखा, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों को रखा, मतलब इनके बीच में कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं किया गया। ड्रॉबैक, प्रोकैरियोट यूकैरियोट में डिफरेंशिएशन नहीं किया, ऑटोट्रॉप्स में ग्रीन प्लांट, हेट्रोट्रॉप्स में फंगस, कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया, उनको प्लांटे के अंदर रख दिया। हालांकि दोनों की सेल्स वॉल का कॉम्पोजिशन वेरी करता है। ग्रीन प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से बनी है, फंगस की सेल वॉल काइटिन से बनी है। इन्होंने मल्टीसेलुलर एल्गी जैसे स्पाइरोगैरा और यूनिसेलुलर एल्गी क्लोरेला क्लाइमेडोमोनास इनको उठाकर ग्रीन एल्गी में रखा, और ग्रीन एल्गी किसके अंदर था, प्लांटे के अंदर था। मतलब मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक साथ रख दिया। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो किसी भी कैटेगरी में फिट नहीं बैठते थे, जैसे युग्लिना। युग्लिना में सेल वॉल नहीं होती, तो ये तो एक एनिमल का कैरेक्टर है, लेकिन युग्लिना फोटोसिंथेसिस करता है, ये एक प्लांट का कैरेक्टर है। ठीक, इसका मतलब टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो इनएडुकेट था, मतलब इसकी ये चीज सफिशिएंट नहीं थी, है ना। ये क्लासिफिकेशन एक सफिशिएंट क्लासिफिकेशन नहीं था। लोगों को रियलाइज हुआ क्या कि यार क्राइटेरिया और होने चाहिए, हैबिटेट लेकर आओ, आप डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करिए। ठीक है, रिप्रोडक्शन को भी क्राइटेरिया लीजिए, जिन लोगों में एसेक्सुअल होता है उनको अलग कर दीजिए, जिनमें सेक्सुअल होता है उनको अलग कर दीजिए। न्यूट्रिशन को क्राइटेरिया लीजिए, ऑटोट्रॉप्स को अलग जगह रखिए, हेट्रोट्रॉप्स को अलग जगह रखिए। सेल स्ट्रक्चर को भी क्राइटेरिया लीजिए, कौन प्रोकैरियोट से उनको अलग करिए, कौन यूकैरियोट से उनको अलग करिए। फाइलोजेनी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में बताइए, कौन किससे कैसे रिलेटेड है, इनके एंसेस्टर कौन है, इनके बारे में भी बात करिए। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है ना, दो तुम लेके घूम रहे थे, नया तुम्हारा आ गया प्रोटिस्टा, जहां आपका बैक्टीरिया फंगस को भी स्थान दे दिया गया, जो कि गलत था। ये बनाया गया था यूनिसेलर यूकैरियोट के लिए, तो आप इस पे फोकस मत करना, इस पे फोकस करना कि क्लोरेला क्लाइमेडोमोनास प्रोटिस्टा में रखा, प्रोटोजोआ में अमीबा पैरामीशियम प्रोटिस्टा में रखा, किसके अकॉर्डिंग, थ्री किंगडम के अकॉर्डिंग। तो क्लोरेला क्लाइमेडोमोनास टू किंगडम के अकॉर्डिंग प्लांटे में था, थ्री किंगडम के अकॉर्डिंग प्रोटिस्टा में था। प्रोटोजोआ में अमीबा पैरामीशियम टू किंगडम के अकॉर्डिंग एनिमेलिया में था, थ्री किंगडम के अकॉर्डिंग आपका जो था ये आपका प्रोटिस्टा में था। इसके बाद पहली बार वो कौन था, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन पहली बार इन चारों को एक साथ प्रोटिस्टा के अंदर लेकर आया। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में नया आपका मोनेरा आया, जिसमें बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी को रखा गया। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे टू किंगडम से लेके थ्री किंगडम, फोर किंगडम, इन सब की बातें करेंगे, तो टू किंगडम में भी प्लांट एनिमेलिया था, थ्री किंगडम में भी प्लांट एनिमेलिया है, फोर किंगडम में भी प्लांट एनिमेलिया है। इसका मतलब प्लांटे एनिमेलिया ऐसे किंगडम है जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में भी थे, थ्री किंगडम में भी थे, फोर किंगडम में भी थे, इवन फाइव किंगडम में भी थे, ठीक, इवन सिक्स किंगडम में भी थे। तो ये दोनों किंगडम हर क्लासिफिकेशन में कांस्टेंट रहे,
लेकिन इनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म था वो अपनी पोजीशन को बदल रहा था, वो शिफ्ट कर रहा था। जैसे कि क्लोरेला क्लाइमेडोमोनास 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्लांटे के अंदर थे, लेकिन 3 किंगडम के अकॉर्डिंग प्रोटिस्टा के अंदर थे, है ना। प्रोटोजोआ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग एनिमेलिया में था, लेकिन 3 किंगडम के अकॉर्डिंग प्रोटिस्टा में था। तो ये जो प्लांटे और एनिमेलिया किंगडम है ये हर क्लासिफिकेशन में कांस्टेंट थे, बट इनके अंदर जैसे जैसे रिसर्च बढ़ रही थी इनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी जगह शिफ्ट कर रहे थे एक किंगडम से दूसरे किंगडम में। इसके बाद था आपका नेक्स्ट, जब हमने आपकी इसके बारे में हमने आपकी बात की थी, ठीक है, फिर हमने आपको 5 किंगडम पढ़ाया था, आपको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, ठीक है, 5 किंगडम भी पढ़ाया था और आपको 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आपको पढ़ाया था। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं, इसके बाद हमने आपको 5 किंगडम पढ़ाया था और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाया था, तो वो भी मैं आपका स्लाइड लगा देता हूं, ठीक है, वो आपका लेक्चर 2 था, ठीक है, तो ये मैंने आपका लेक्चर 2 ही लगाया था, ठीक है, तो ये मैंने आपका लेक्चर लगा देता हूं, वो मैंने पढ़ाया था आपका लेक्चर 2 के अंदर। तो हम इंपोर्ट करते हैं और लेक्चर 3 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अर्जुना लेक्चर 2, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अर्जुना लेक्चर 2। ये रहा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर साहब ने दिया था 1969 में, ठीक है, यहां पर नया आपका फंगस आ गया। ये सब आपके क्राइटेरिया थे, 5 क्राइटेरिया आपके लिए गए थे, ठीक। और इनको समझने से पहले आपको ऑटोट्रॉप्स बताया था। जो खाना लाइट एनर्जी की हेल्प से बनाते हैं उनको फोटो ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, जो आपका केमिकल एनर्जी की हेल्प से बनाते हैं उनको कीमो ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है जिसकी वजह से केमिकल एनर्जी रिलीज होती है और इस एनर्जी की हेल्प से खाना बनाया जाता है। सैप्रोफिटिक वो होते हैं जो कि मरे हुए प्लांट्स या मरे हुए एनिमल के ऊपर फीड करते हैं। होलोजॉइक एनिमल के अंदर होता है जिसमें सबसे पहले इंजेक्शन होता है और उसके बाद डाइजेशन होता है। ये देखिए, सबसे पहला क्राइटेरिया लिया गया सेल स्ट्रक्चर। मोनेरा प्रोकैरियोट्स है, बाकी सब आपके यूकैरियोट है। रिप्रोडक्शन में देखिए, यहां सिर्फ एसेक्सुअल होगा, यहां दोनों होंगे, यहां दोनों होंगे, यहां दोनों होंगे, यहां सिर्फ सेक्सुअल होगा, ठीक। ये यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है। यहां टिश्यू भी मिलेंगे, ऑर्गन भी मिलेंगे, यहां टिश्यू भी मिलेगा, ऑर्गन भी मिलेगा और ऑर्गन सिस्टम भी आपका मिलेगा। न्यूट्रिशन की बात करोगे तो मोनेरा मतलब बैक्टीरिया वाले लोग मोस्टली हेट्रोट्रॉप्स हैं। हेट्रोट्रॉप्स में सैप्रोफिटिक आया और पैरासिटिक आया। कुछ ऑटोट्रॉप्स हैं, ऑटोट्रॉप्स में दोनों आ गए, फोटो ऑटोट्रॉप्स और कीमो ऑटोट्रॉप्स। यहां ऑटोट्रॉप्स में सिर्फ फोटो ऑटोट्रॉप्स आया, कीमो ऑटोट्रॉप्स नहीं आया। हेट्रोट्रॉप्स में सैप्रोफिटिक भी है और पैरासिटिक भी है। यहां सिर्फ आपके हेट्रोट्रॉप्स हैं, यहां ऑटोट्रॉप्स हैं, यहां आपके हेट्रोट्रॉप्स हैं। और ये आपका फाइलोजेनी। फाइलोजेनी में हमें कुछ नहीं लिखना था, सिर्फ फाइलोजेनी याद करना था। ये क्राइटेरिया नहीं है, ये आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। यहां पर सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, इसका मतलब सेलुलोज नहीं होता। यहां पर सेलुलोजिक सेल वॉल कुछ के अंदर मिलेगी, लेकिन प्रोटोजोआ में सेल वॉल एब्सेंट है। यहां सेल वॉल में कैटिन मिलेगा, मतलब नॉन सेलुलोजिक है। प्लांटे में सेल वॉल सेलुलोज की बनी है, एनिमेलिया में सेल वॉल आपकी एब्सेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में नहीं मिलता क्योंकि यहां फॉल्स न्यूक्लियस मिलता है, आपका न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां पर नहीं मिलता। बाकी सभी जगह में आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मिलता है। उसके बाद आपको बताया था 6 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कार्ल वूज ने दिया था, ठीक, जिसमें आपने बात की थी कि जो मोनेरा है, मोनेरा को आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, मोनेरा किंगडम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक को बोला यू बैक्टीरिया, दूसरे को बोला आर्की बैक्टीरिया। इसकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी है, इसकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से नहीं बनी, इस स्यूडोम्यूरिन से बनी है, ठीक। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल आपके जो किंगडम हो गए वो हो गए हैं 6 किंगडम। अब यू बैक्टीरिया से बना दी गई डोमेन बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया से बना दी गई डोमेन आर्किया, ठीक है। तो ये किंगडम है, ये आपके डोमेन्स हैं, ठीक है। तो डोमेन के अंदर ये किंगडम है, इस डोमेन के अंदर ये किंगडम है, और ये चारों किंगडम से मिलकर बना आपका डोमेन यूकैरिया। मतलब एक तरीके से कहें कि डोमेन्स के अंदर आपके किंगडम आ रहे हैं। और इसका क्राइटेरिया था 16S RRNA, जो कि राइबोसोम्स की 30S सब यूनिट के अंदर आपको मिलता है।
उसके बाद ये क्वेश्चन थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका टेबल हो गया है। ठीक, उसके बाद आपका कुछ एनसीईआरटी यहां से रीड था, इस पैराग्राफ में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां 3 डोमेन था, यहां भी दिक्कत नहीं है। एक्चुअल जो दिक्कत आनी शुरू होगी या फील होगा वो यहां से होगा। तो आप देखिए, अर्लियर, अर्लियर का मतलब 2 किंगडम, तो अर्लियर क्लासिफिकेशन मतलब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगस, मोजेस, मोजेस का मतलब है ब्रायोफाइट, फॉर्न्स, फॉर्न्स का मतलब है टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इन सब को प्लांट्स के अंदर रखा। प्लांट्स मतलब प्लांटे किंगडम में रखा। और किस बेसिस पे रखा, वो कौन सा कैरेक्टर था जो यूनाइटेड दिस होल किंगडम वाज दैट, वो कौन सा क्राइटेरिया था जिसके बेसिस पर ये सारे के सारे लोग प्लांटे किंगडम में रखे गए, वो क्राइटेरिया था आपका सेल वॉल। ठीक है, दिस का मतलब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप, इन सभी ग्रुप्स को एक साथ एक ही जगह पे रखा गया, बल्कि इनके अंदर काफी सारे डिफरेंसेस थे। ये सारे लोग एक साथ, ये सारे ग्रुप एक साथ प्लांटे किंगडम में आए, बल्कि इनमें काफी सारे डिफरेंसेस थे। किन कारण की वजह से आए, सेल वॉल की वजह से आए। इट का मतलब 2K, इट ब्रॉट टुगेदर प्रोकैरियोट बैक्टीरिया एंड प्रोकैरियोट में कौन आया, बैक्टीरिया आया और ब्लू ग्रीन एल आया। ब्लू ग्रीन एल्गी को बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, विद अदर ग्रुप्स यूकैरियोट, मतलब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांटे के अंदर प्रोकैरियोट्स भी रखे गए थे और यूकैरियोट्स भी रखे गए थे। इट का मतलब है 2 किंगडम। 2 किंगडम ऑल्सो ग्रुप टुगेदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन प्लांटे के अंदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म को लेकर आया। फॉर एग्जांपल क्लाइमोडोमोनास, क्लाइमोडोमोनास एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है, स्पाइरोगैरा एक मल्टीसेलुलर ग्रीन एल्गी है। तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों के दोनों एल्गी के अंदर आए। ठीक है, और एल्गी किसके अंदर था, एल्गी प्लांटे के अंदर था। तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों के दोनों एल्गी के अंदर आए और एल्गी आपका प्लांटे के अंदर था। बी का मतलब है 2K, 2K क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेट्रोट्रॉपिक, तो हेट्रोट्रॉप्स में कौन आया, फंगस, और ऑटोट्रॉप्स में आए ग्रीन प्लांट्स, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। तो आपके 2 किंगडम क्लासिफिकेशन ने हेट्रोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप में डिफरेंशिएट नहीं किया। हेट्रोट्रॉप्स में फंगस, ऑटोट्रॉप्स में ग्रीन प्लांट। हालांकि दो मतलब हालांकि अगर आप ग्रीन प्लांट्स और फंगस की सेल वॉल में देखोगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा। फंगस की सेल वॉल काइटिन की बनी होगी और जो ग्रीन प्लांट्स है एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, इनमें सेल वॉल सेलुलोज की बनी होगी। व्हेन सच कैरेक्टर, सच का मतलब है सेल वॉल कॉम्पोजिशन। अगर आपने सेल वॉल कॉम्पोजिशन को, जब सेल वॉल कॉम्पोजिशन को कंसिडर किया गया, आगे जाके जब सेल वॉल कॉम्पोजिशन को, कैरेक्टर को कंसिडर किया गया, क्योंकि लीनियस ने सेल वॉल कॉम्पोजिशन नहीं लिया था, लीनियस ने नेचर ऑफ सेल वॉल नहीं लिया था, लीनियस ने लिया था कि सेल वॉल मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन यहां बात हो रही है सेल वॉल के कॉम्पोजिशन की। आगे जाके जब सेल वॉल के कॉम्पोजिशन को क्राइटेरिया लिया गया तो जालिमो ने फंगस को अलग कर दिया प्लांटे से और फंगस के नाम पर एक अलग किंगडम बना दिया। ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप्ड, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे उनको मोनेरा में रख दिया और जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोट थे उनको प्रोटिस्टा में रख दिया। किंगडम प्रोटिस्टा पहली बार साथ लाया किनको, क्लाइमोडोमोनास क्लोरेला को और पैरामीशियम और अमीबा को। क्लाइमोडोमोनास क्लोरेला पहले एल्गी में रखे गए थे प्लांटे किंगडम के अंदर, क्यों, क्योंकि इन दोनों में सेल वॉल है। पैरामीशियम अमीबा पहले एनिमेलिया में रखे गए थे 2 किंगडम के अकॉर्डिंग, क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं थी। लेकिन अब ये चारों के चारों आपके प्रोटिस्टा के अंदर रखे हुए हैं। इसका मतलब ये उन लोगों को साथ में लाया जो पहले के क्लासिफिकेशन में अलग अलग जगह रखे हुए थे, अलग अलग किंगडम में रखे हुए थे।
दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंजेस विल टेक्स प्लेस इन फ्यूचर। ऐसा इसलिए हुआ कि जो नंबर ऑफ क्राइटेरिया थे वो आपके इंक्रीज हो रहे थे, क्राइटेरिया पहले से ज्यादा बढ़ चुके थे, तो ट्रांसपेरेंसी पहले से ज्यादा बेटर हो रही थी और फ्यूचर में भी चीजें और बेहतर होती जाएंगी, क्राइटेरिया और बढ़ते जाएंगे, ट्रांसपेरेंसी और बेहतर होती जाएगी। और यह जरूरी है क्योंकि इससे साइंस को मदद मिलेगी, साइंस को समझने में मदद मिलेगी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ओवर टाइम, वक्त के साथ साथ एन अटेम्प्ट हैज बीन मेड, वक्त के साथ साथ इस तरह की कोशिश की जा रही है कि एक ऐसा क्लासिफिकेशन इवॉल्व किया जाए जो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर की बात ना करे, बल्कि इवोल्यूशन रिलेशनशिप मतलब इवोल्यूशन पर भी आपका फोकस करे। बच्चों, यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई तो यार हमारे सम्मान में एक बार आप यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आप लोगों को समझ में आई तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। एक बार हमारे सम्मान में आप लोग यस लिख दीजिए। अगर यहां तक की पढ़ाई आपको पूरी की पूरी समझ में आ गई है तो एक बार आप हमारा सम्मान बढ़ा दीजिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई तो आप एक बार हमारा सम्मान बढ़ा दीजिए। ठीक है, शुक्रिया। तो यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आ गई है। मैंने क्लासिफिकेशन वाला पार्ट आपका पूरा का पूरा थ्योरी और एनसीईआरटी का वो पैराग्राफ जहां पर आपको दिक्कत हो सकती है एक्सप्लेन कर दिया। मैंने एक्सप्लेन इसलिए किया क्योंकि मैंने एक चीज फील किया कि उस दिन वर्ल्ड कप का माहौल था तो बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, मैं भी एक्साइटेड था, पूरा इंडिया एक्साइटेड था, है ना। तो हो सकता है बच्चों ने शायद उतना फोकस ना किया हो समझने में, तो मैंने अपनी ड्यूटी निभा दी है। किसी को अगर कोई चीज कम समझ में आई होगी तो आज उनको बिल्कुल पूरी की मतलब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, और वो भी जरूरी था, देश के हम नागरिक हैं, वर्ल्ड कप जिताना भी हमारे लिए जरूरी था। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमने 15 मिनट लिया और हमने कर लिया। ठीक है, अब कल के लेक्चर का भी रिवीजन ले लीजिए एक बार, जब इतना लिया है तो कल के का भी ले लीजिए। कल हमने आपका पढ़ा था मोनेरा, तो मोनेरा का जो सोल मेंबर है वो है बैक्टीरिया। ठीक है, सोल मेंबर का मतलब है जिगर का टुकड़ा। ठीक है, अब घर में मान लीजिए 3 बच्चे हैं तो उसमें जो सबसे छोटा होता है वो मां के लिए एक जिगर का टुकड़ा होता है, उसको सबसे ज्यादा प्यार मिलता है। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ बैक्टीरिया है, इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी भी आते हैं, माइकोप्लाज्मा भी आते हैं, आर्की बैक्टीरिया भी आते हैं, बट जब जिगर के टुकड़े की बात की जाती है तो वो बैक्टीरिया है। ठीक, सबसे ज्यादा पाया जाता है, हर जगह मिलता है, एक मुट्ठी मिट्टी में 100 बैक्टीरिया मिल जाएंगे, एडवर्स हार्श कंडीशन में मिल जाएगा, हॉट स्प्रिंग जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, आप अर्थ में जितना डेप्थ में जाओगे आपका तापमान बढ़ जाएगा, जिसको आप जियोथर्मल ग्रेडियंट बोलते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। या फिर कोई ऐसी जगह जहां वोल्केनो हो रहा हो, मॉल्टन रॉक्स हो जिसको आप मैग्मा बोलते हो, तो समुद्र का पानी उस जगह से घूम कर आता है जिसकी वजह से वहां पानी का तापमान बढ़ जाता है, ऐसी जगह को आप हॉट स्प्रिंग बोलते हैं। डेजर्ट हो गया, डीप ओशन हो गया, कोल्ड स्नो हो गया, आर्कटिक रीजन, एंटार्क्टिक रीजन हो गए आपके। ठीक है, ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे प्रेजेंट हो सकता है, पैरासाइट, डेड डिकिंग मैटर पर, मरे हुए प्लांट्स और एनिमल पे हो सकता है, सैप्रोफिटिक। स्ट्रक्चर देखने में तो कितना सिंपल सा लगता है, लेकिन जब आप इसकी स्टडी करते हो तो स्टडी काफी कॉम्प्लेक्स लगती है। मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, इसके अंदर आपने न्यूट्रिशन देखा, डिफरेंट टाइप का न्यूट्रिशन इसके अंदर मिलता है, तो इसकी जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है वो काफी एक्सटेंसिव है। एक्सटेंसिव का मतलब होता है फैला हुआ। न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉप्स मोस्टली होता है, हेट्रोट्रॉप्स कुछ होते हैं ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉप्स, कीमो ऑटोट्रॉप्स। यहां पर जो एनर्जी है वो लाइट एनर्जी है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की हेल्प से खाना बनाया जाएगा। वाटर ये लोग यूज करते नहीं है, ये H2S यूज करते हैं, इसलिए इनके फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती। ठीक, नॉन ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, एग्जांपल पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट्स, ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब इनका ऑक्सीडेशन होता है तो आपकी केमिकल एनर्जी निकलती है और ये एनर्जी एटीपी के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। ठीक, और ये वाला स्टेप अमोनिया से नाइट्राइट नाइट्रोजोमोनास और नाइट्रोकोकस करेगा,
नाइट्राइट से नाइट्रेट वाला स्टेप आपका नाइट्रोबैक्टर करेगा। ठीक, तो ये जो एनर्जी आई ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड के ऑक्सीडेशन से आई। यहां से लेके यहां तक के प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। और ये जो नाइट्रेट है ये आपका प्लांट लेगा, प्लांट के मरने के बाद ये चीजें वापस से आपकी सॉइल में आ जाएंगी। ठीक है, रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स ऑर्गेनिक कंपाउंड पे फीड करते हैं। मान लीजिए आप सिंपल सा समझिए, एक पेड़ से पत्ती नीचे गिरी, तो पत्ती क्या है भाई, पत्ती के अंदर क्या है, लिग्निन है, सेलुलोज है। और ये सब कैसे कंपाउंड है, ये कोई सिंपल कंपाउंड नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो आपके जो बैक्टीरिया होते हैं वो इस पत्ती के अंदर जो लिग्निन और सेलुलोज है, जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनको तोड़ेंगे, इनको तोड़ेंगे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और उस सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड को तोड़ेंगे सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो यहां एनर्जी का जो सोर्स हुआ वो आपका कौन हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ। ठीक, अब हेट्रोट्रॉप्स में आ गया सैप्रोफिटिक, डेड प्लांट डेड एनिमल पे फीड कर रहे हैं, डेड पे फीड कर रहे हैं, तो इसको आपने बोला डिकम्पोजर। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया से एंटीबायोटिक निकाली जाती है। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया दही बनाने के लिए काम आ रहा है। हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करते हैं, लेग्यूम्स के भी अंदर और नॉन लेग्यूम्स के भी अंदर। और ये सारी चीजें अच्छी हैं, इसलिए यहां पे बोला गया ह्यूमन अफेयर्स, मतलब ह्यूमन वेलफेयर में इनका रोल होता है। ये दोनों के दोनों रूट से मिलते हैं, ये लेग्यूम से मिलता है, जो भी आपकी दालें हो गई, आपका राजमा हो गया, आपकी फलियां हो गई, बीन्स हो गई, ठीक है, सोयाबीन हो गई। फ्रेंकिया नॉन लेग्यूम से मिलता है, एग्जांपल एलनस एंड कैजुरिना। ठीक है, तो ये जब दोनों साथ में रहते हैं, प्लांट और बैक्टीरिया, ऐसे रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक बोलते हैं, जहां दोनों का फायदा होता है। ठीक है, और जब नाइट्रोजन फिक्सेशन किया जाता है, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है, उस टाइम ये दोनों के दोनों बैक्टीरिया एनारोबिक मोड जीते हैं, एनारोबिक मोड जीते हैं, एनारोबिक मोड जीते हैं। ठीक, मैं एक लाइन बोलूंगा, ध्यान से सुनना। ये दोनों के दोनों बैक्टीरिया सॉइल में अकेले भी रह सकते हैं। मैं एक लाइन बोलूंगा, ध्यान से सुनना, क्या लाइन बोलूंगा मैं, ये दोनों के दोनों बैक्टीरिया, ठीक है, बोथ राइजोबियम, दोनों के दोनों बैक्टीरिया, बोथ कैन लिव एज अ फ्री लिविंग इन सॉइल। दोनों के दोनों सॉइल में अकेले भी रह सकते हैं। फ्री लिविंग का मतलब हुआ उनको रूट की जरूरत नहीं है। बोथ कैन लिव एज अ फ्री लिविंग इन सॉइल, अकेले मिट्टी में पड़े हुए हैं, किसी रूट में नहीं है। जब ये मिट्टी में पड़े होंगे अकेले, उस टाइम ये एरोबिक लाइफ जिएंगे, मतलब इनको ऑक्सीजन चाहिए, बट उस टाइम ये कांट फिक्स नाइट्रोजन, कांट फिक्स नाइट्रोजन। गौर फरमाइएगा, ये दोनों बैक्टीरिया राइजोबियम और फ्रेंकिया बिना रूट के सॉइल में अकेले भी पड़े रह सकते हैं। जब ये अकेले रहेंगे बिना रूट के, तब ये एनारोबिक नहीं जिएंगे, तब ये एरोबिक जिएंगे, बट उस टाइम ये नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करते। तो आप मुझे बताइए, इन्हें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए सिंबायोटिक रिलेशन में आना पड़ेगा। तो जब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं तब ये एनारोबिक होते हैं, और जब ये सॉइल में अकेले पड़े रहेंगे उस टाइम ये एरोबिक रहेंगे, उस टाइम ये एरोबिक रहेंगे। तो ये लाइन आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, या आज न्यू पेज पे भी आप नोट कर सकते हैं, नोट डाल के, आप नोट डाल के भी न्यू पेज पे नोट कर सकते हैं। जो नया लेक्चर आपकी शुरुआत होगी आप वहां पे भी नोट कर सकते हैं। क्या आपको ये लाइन समझ में आई? तो आप यस लिख दीजिए। अगर आपको ये लाइन समझ में आई, आप नया नोट लिख के ऐड कर दीजिए। अभी आपका नया लेक्चर स्टार्ट होगा, वहां पर स्टार्टिंग नोट से कर दीजिए, बोथ कैन लिव एज अ फ्री लिविंग इन सॉइल बट पप्पू कांट डांस, ठीक है, बट दे कांट फिक्स नाइट्रोजन, और उस टाइम ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जीते हैं। ठीक, ये एक लाइन है आपकी। तो जिन्होंने लिख ली है अच्छी बात है, मैं आपको और समय भी दे दूंगा लिखने का, क्योंकि मैं अभी रिवीजन करा रहा हूं। ठीक है, रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल नहीं मिलता, सिर्फ ए सेक्सुअल मिलता है। ठीक है, और ए सेक्सुअल फेवरेबल कंडीशन में बाइनरी फ्यूजन के थ्रू होता है, जिसमें एक अकेला बैक्टीरिया, पेरेंट बैक्टीरिया डिवाइड करके दो बैक्टीरिया बनाता है। जब मैं डिवाइड बोलता हूं तो बच्चे के दिमाग में आता है, सर ने माइटोसिस पढ़ाया था, मियोसिस पढ़ाया था,
तो ना माइटोसिस है ना मियोसिस है, एक स्पेशल टाइप का डिवीजन है जिसको बोलते हैं एमाइटोसिस। ठीक है, क्या होता है ये सब आपको बताया जाएगा सिलेबस खत्म होने के बाद, जब एक्स्ट्रा लेक्चर्स लेके आपको एक्स्ट्रा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशन में स्पोर फॉर्मेशन होता है, स्पोर का नाम है एंडोस्पोर। फिर एक लाइन लिखी है सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस लाइन से कंफ्यूज मत होइएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है। इस लाइन का मतलब है कि एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में जाता है एक ट्यूब के थ्रू डीएनए फ्रॉम B1 मूव टू अनदर बैक्टीरिया, और इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्जुगेशन। इसी को बोला गया प्रिमिटिव मेथड ऑफ डीएनए ट्रांसफर। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया प्रिमिटिव बैक्टीरिया है, ठीक, जिसके अंदर सेल वॉल स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है। ठीक, स्यूडोम्यूरिन मतलब पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं मिलता, इसकी जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो काफी डिफरेंट है, और उसी की वजह से आर्की बैक्टीरिया हार्श एडवर्स अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं। इसके 3 टाइप्स आपको बताए गए थे, मीथेनोजेंस, हेलोफाइल्स एंड थर्मोएसिडोफाइल्स। जो ऐसी जगह मिलेगा जहां नमक मिलेगा, सॉल्ट ज्यादा मिलेगा, सैलिनिटी ज्यादा मिलेगी, हेलोफाइल्स। थर्मो मतलब हाई टेम्परेचर, एसिडोफाइल्स मतलब एसिडिक कंडीशन, एसिडिक कंडीशन मतलब लो पीएच। जो हाई टेम्परेचर और लो पीएच पे सर्वाइव करते हैं उनको थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं, इन्हीं को हॉट स्प्रिंग बैक्टीरिया भी आप बोलते हैं। मीथेनोजेंस का मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, मीथेनोबैक्टीरियम, क्योंकि ये क्लास 12 में आपका मिल जाएगा एग्जांपल। तो जो कैटल होता है, काउ बफेलो जिसको बोलते हैं, उनका जो स्टमक होता है जिसको आप गट बोलते हैं, उनके अंदर मीथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं। ये वहां पर जो गाय भैंस चारा खाती है जिनमें सेलुलोज होता है, उस सेलुलोज के पचाने में, उसके डाइजेशन में हेल्प करता है, और बैक्टीरिया को वहां पे रहने के लिए जगह मिल जाती है, शेल्टर मिल जाता है, तो दोनों का फायदा होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। गाय भैंस का जो गोबर होता है, एक्सक्रीटा, डंग जिसको आप बोलते हैं, उसको इकट्ठा करके आप रूरल एरियाज में बायोगैस प्लांट लगा सकते हैं, जहां गाय भैंस के गोबर में आपको सेलुलोज मिलेगा और आपको मीथेनोजेंस आपको मिलेंगे, जिसकी हेल्प से आप वहां बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। हमारे एक्सक्रीटा से नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे एक्सक्रीटा जो होता है वो सेलुलोज रिच नहीं होता। ठीक है, और हमारे अंदर मीथेनोजेंस भी नहीं मिलते। ठीक, मार्शी रीजन मतलब ऐसी जगह, वेटलैंड भी बोल देते हैं, जहां पर पूरे साल या काफी महीनों तक पानी भरा रहता है। ठीक, तो बच्चों यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई है तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए। तो आप देख लीजिए, पूरा का पूरा आपका 3 लेक्चर हमने कवर कर लिया और आपको पूरा का पूरा रिवाइज भी करा दिया है। ठीक है, तो आपको रिवीजन लेक्चर नहीं मिला था, इसलिए मैंने आपको पूरा का पूरा रिवाइज करा दिया, क्योंकि वर्ल्ड कप था, वहां पे काफी बच्चों का ध्यान वहां पे भी था, तो हो सकता है उस टाइम उनका इतना फोकस नहीं रहा हो, तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। चलिए, ये आपको समझ में आ गया है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये आपको समझ में आ गया है। अब चलो आगे चलते हैं, है ना। तो 7:40 तक पढ़ते हैं, 7:40 से 8 बजे तक 20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 मिनट एक्स्ट्रा दे देना, फिर तुम्हारे काम की चीज़ है। हमने कोई टाइम पास नहीं किया है और लेक्चर ही आपको रिवाइज कराया है, 3 लेक्चर आपको रिवाइज कराए हैं। ठीक, और अब तो वैसे भी वीक में 2 दिन ही आना होगा, कल तो हम मिलेंगे नहीं। ठीक है, आ जाओ। तो बच्चों अब आएगा आपका लेक्चर 4। लेक्चर 4 में ये मैं रुपेश चौधरी आपके सर हैं। ठीक है, और आपका जो टॉपिक है वो ब्लू ग्रीन एल्गी है और माइकोप्लाज्मा है। चलो तो हम आपका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका हम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले ये पैराग्राफ था आपका यू बैक्टीरिया, यही हेडिंग डालनी है। ठीक है, यही हेडिंग डालो सबसे पहले, यू बैक्टीरिया। आराम से मस्त मस्त नोट्स बनेंगे एकदम। यू बैक्टीरिया, ये आपने यहां पर हेडिंग डाली है। अब आप ध्यान से समझना, यू बैक्टीरिया को समझने के लिए, यू बैक्टीरिया को समझने के लिए आप 6 किंगडम में जाना। तो जब आप 6 किंगडम में जाओगे तो याद करिए, एक किंगडम था जिसका नाम था मोनेरा, एक किंगडम था जिसका नाम था आपका मोनेरा, जिसका नाम था आपका मोनेरा, और ये मोनेरा आपका 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था। इस मोनेरा से आपने
दो किंगडम बनाए थे, आप याद करिए। एक आपने बनाया था यू बैक्टीरिया, एक किंगडम बनाया था यू बैक्टीरिया, और एक आपने बनाया था आर्की बैक्टीरिया, ठीक। ये जो यू बैक्टीरिया है, इसी को लिखा है ट्रू बैक्टीरिया, इसी को लिखा है ट्रू बैक्टीरिया, ठीक। अब जो ये यू बैक्टीरिया है, ये जो यू बैक्टीरिया है, इसी यू बैक्टीरिया के अंदर आपका क्या क्या मिलता है, इसी यू बैक्टीरिया के अंदर। अब इसी यू बैक्टीरिया को आपने क्या बोल दिया था बाद में, आपने बोल दिया था इसको बैक्टीरिया, और आर्की बैक्टीरिया को आपने क्या बोल दिया था, आपने बोल दिया था आर्किया, ठीक है। तो अब यू बैक्टीरिया, जिसको आप ट्रू बैक्टीरिया बोल रहे हो, इसके अंदर आपका आता है बैक्टीरिया, ठीक है। यू बैक्टीरिया से आपने डोमेन क्या बनाया, बैक्टीरिया। मतलब जब मैं यू बैक्टीरिया बोलता हूं तो आपको बैक्टीरिया फील होता है, या जब मैं बैक्टीरिया बोलता हूं तो आपको यू बैक्टीरिया फील होता है। आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया नहीं है, आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया नहीं है। तो जब मैं बैक्टीरिया बोल रहा हूं मतलब मैं यू बैक्टीरिया बोल रहा हूं। और ब्लू ग्रीन एल्गी भी आपके यू बैक्टीरिया में ही है, यू बैक्टीरिया में ही आपके बैक्टीरिया है। जब मैं नॉर्मल बैक्टीरिया बोलता हूं, यू बैक्टीरिया में ही ब्लू ग्रीन एल्गी है, और यू बैक्टीरिया में ही आपका माइकोप्लाज्मा है। बच्चों, मैंने एक आम भाषा में, जब हम एक आम भाषा में बात करते हैं तो हम यू बैक्टीरिया थोड़ी ना बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम तो बैक्टीरिया बोलते हैं। आम भाषा में हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया बोलते हैं। तो बैक्टीरिया किसके अंदर है, यू बैक्टीरिया के अंदर है, ठीक। ब्लू ग्रीन एल्गी भी क्या है, यू बैक्टीरिया है। माइकोप्लाज्मा भी क्या है, यू बैक्टीरिया है। बट आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया नहीं है, आर्की बैक्टीरिया अलग किंगडम है, यू बैक्टीरिया अलग किंगडम है। ये दोनों है आपकी डोमेन। बच्चों समझ में आया, एकदम क्लियर हुआ तो यस लिख दीजिए। समझ में आया तो अभी रुक जा, पीपीएलओ मत लिख, है ना, थोड़ी देर रुक जा मेरे भाई, अभी मत लिख पीपीएलओ, है ना। जब मैंने नहीं लिखा तो तू भी मत लिख, थोड़ा सा वेट कर ले, क्वेश्चन मार्क मत लगा पीपीएलओ के अंदर, अभी थोड़ा सा वेट कर ले, है ना। जब पूरा का पूरा समझा दूंगा फिर तुझे खुद ही लगेगा कि मैंने बड़ी जल्दी सर से पूछ लिया। थोड़ा सा वेट कर ले, है ना, थोड़ा हैव पेशेंस, बी अ गुड लिसनर, है ना, यू आर अ जेंटलमैन, बी अ जेंटलमैन, ठीक। अब आपको आज मास्टर दीनानाथ चौहान क्या क्या पढ़ाएंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ाएंगे, और क्या पढ़ाएंगे, माइकोप्लाज्मा पढ़ाएंगे। ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ाएंगे और आपको पढ़ाएंगे माइकोप्लाज्मा, ठीक। तो ये आपको एक आइडिया लग गया कि यू बैक्टीरिया के अंदर क्या क्या आते हैं। तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, तो सबसे पहले आपने हेडिंग डाल दी है आपका माइकोप्लाज्मा। बच्चों माइकोप्लाज्मा को पहले बोला जाता था पीपीएलओ, अर्लियर इट इज कॉल्ड, अर्लियर इट इज कॉल्ड माइकोप्लाज्मा। नया टर्म है, ओल्ड कॉन्सेप्ट क्या है, अर्लियर इट इज कॉल्ड पीपीएलओ, जिसका फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो एक चीज तो क्लियर हो गई, जो माइकोप्लाज्मा है वही पीपीएलओ है। पहले पीपीएलओ बोलते थे, अब माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। अब पीपीएलओ का फुल फॉर्म है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म।
तो बच्चों अब ध्यान से समझना, प्लूरो का मतलब क्या है। बच्चों कैटल्स एक चीज होती है, कैटल्स बिल्कुल होती है, एक चीज होती है आपकी कैटल्स, ठीक है, एक चीज होती है आपकी कैटल्स। तो अगर मैं आपसे कहूं कि प्लूरो का मतलब क्या है, बच्चों कैटल्स के लंग्स में एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। कैटल के लंग्स में एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। उस प्लूरल फ्लूइड में इस ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट किया गया था। तो ये जो पीपीएलओ है, ये ऑर्गेनिज्म कहां से आइसोलेट किया गया, ये ऑर्गेनिज्म आइसोलेट किया गया कैटल्स के लंग्स के प्लूरल फ्लूइड से। इसलिए वर्ड बोल दिया आपने प्लूरो। और ये वहां पर एक बीमारी कर रहा था, ये वहां पर निमोनिया नाम की क्या कर रहा था, डिजीज कर रहा था। क्या कर रहा था, डिजीज कर रहा था। तो कैटल्स के लंग्स के अंदर जो फ्लूइड था, वहां एक ऑर्गेनिज्म देखा गया जो वहां पर डिजीज कर रहा था, निमोनिया, और उसका नाम पड़ गया पीपीएलओ। आजकल इसे बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। एकदम क्लियर हुआ तो यस लिख दीजिए, एकदम क्लियर हुआ तो आप यस लिख दीजिए, एकदम क्लियर हुआ तो आप यस लिख दीजिए फटाफट। अगर ये आपको समझ में आया तो एक बार आप हमारा सम्मान बढ़ा दीजिए। ये आपको क्लियर हुआ तो आप एक बार यस लिख दीजिए। हाँ ऑलरेडी डन है ऑलरेडी डन है जो 3 लेक्चर का रिवीजन दिया ना बेटा, ये भी ऑलरेडी डन ही था, ठीक है हाँ मुझे भी पता है बेटा, वो पढ़ा रहे थे सेल यूनिट ऑफ लाइफ, वहां पर भी आया था। बात वो नहीं है बात आज की है, अभी की है। हाँ ये आपको समझ में आ गया। अब माइकोप्लाज्मा के अंदर सेल वॉल नहीं मिलती, तो माइकोप्लाज्मा में आपकी सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है। तो किसी भी सेल का शेप मेंटेन करती है सेल वॉल। जब सेल वॉल ही नहीं है, इसका मतलब इसमें नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट शेप, इसका शेप फिक्स नहीं होता। इसलिए कुछ लोग इसको बोल देते हैं प्लियोमॉर्फिक, प्लियोमॉर्फिक, इसलिए कुछ लोग इसको बोल देते हैं प्लियोमॉर्फिक, ठीक। और ये आपका इंफेक्शन करता है, पैथोजेनिक है, इंफेक्शन करता है। किस किस को इंफेक्शन करता है, ये आपका प्लांट को भी इंफेक्शन करता है और आपका एनिमल को भी इंफेक्शन करता है। प्लांट को भी करता है और एनिमल को भी इंफेक्शन करता है, और ऑक्सीजन की एब्सेंस में सरवाइव कर सकता है, ठीक है। ये आपका ऑक्सीजन की एब्सेंस में सरवाइव कर सकता है, कैन सर्वाइव, कैन सर्वाइव इन, कैन सर्वाइव इन एब्सेंस ऑफ O2, इन एब्सेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन की एब्सेंस में यह सर्वाइव कर सकता है। तो यह बात हुई आपकी किसकी, माइकोप्लाज्मा की बात हुई। तो जो कैरेक्टर प्रोकैरियोट्स के थे, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल का ना मिलना, वही कैरेक्टर इसके हैं। 70S राइबोसोम का मिलना, वही कैरेक्टर इसके हैं। हिस्टोन प्रोटीन का ना मिलना, वही कैरेक्टर इसके हैं। नॉन हिस्टोन प्रोटीन का मिलना, वही कैरेक्टर इसके हैं। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए का मिलना, वही कैरेक्टर इसके हैं। तो जो कैरेक्टर आपने बैक्टीरिया में पढ़े थे, वही कैरेक्टर इसके हैं। और ये आपका होता है हेट्रोट्रॉप्स, ये आपका होता है हेट्रोट्रॉप्स। तो जो कैरेक्टर आपने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में बैक्टीरिया के पढ़े थे, प्रोकैरियोट के पढ़े थे, वही सारे कैरेक्टर आपके इसके हैं। बच्चों यहां तक आपको समझ में आया तो आप एक बार इस सवाल का जवाब दीजिएगा।
अगर यहां तक आपको समझ में आ गया है तो आप एक बार इस सवाल का जवाब दीजिएगा। कहां गया, ये रहा, ये देखिए, माइकोप्लाज्मा आर ऑर्गेनिज्म that completely lack cell wall. They are the smallest living cell known. Smallest living cell. Smallest living cell. सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा लिविंग सेल है, सबसे छोटा लिविंग सेल है जो आपका सरवाइव कर सकता है विदाउट ऑक्सीजन। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक। पैथोजेनिक का मतलब है आपका इन्फेक्शन करता है, कहां पर, एनिमल एंड प्लांट। तो आप ये वाला पॉइंट भी वहां पर ऐड कर दीजिए, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, ये पॉइंट भी आप ऐड कर दीजिए, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। तो अब स्मॉलेस्ट लिविंग सेल आपने ऐड कर दिया है, तो अब ये आपका इसके ऊपर क्वेश्चन है, माइकोप्लाज्मा लैक सेल वॉल, इट इज यूकैरियोट। बताइए क्या आंसर जाएगा, इसका आंसर क्या जाएगा, इट इज यूकैरियोट नहीं, इट इज प्रोकैरियोट। गलत हो गया, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल यूकैरियोट नहीं, प्रोकैरियोट। नॉट पैथोजेनिक, नॉट नहीं, ये पैथोजेनिक है। तो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन सी, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन सी। तो बच्चों ये हमने आपका पढ़ लिया माइकोप्लाज्मा। यहां तक की पढ़ाई समझ में आई तो एक फाइनल यस लिख दीजिए ताकि ब्लू ग्रीन एल्गी को स्टार्ट किया जा सके, ताकि ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग स्टार्ट कर सकें। यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई है तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए और हेडिंग डाल दीजिए ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको आप बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको आपने बोला साइनोबैक्टीरिया। तो बच्चों ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको आपने बोला साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, ध्यान से समझना, पूरा का पूरा फोकस करना, ध्यान से समझना। मैं इसको कैसे पढ़ाने वाला हूं ये भी मैं आपको बता देता हूं, मैं इसको कैसे पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। मैं यहां से एरो निकालूंगा, ऐसे एरो, अलग अलग टाइप के एरो निकलेंगे, इस तरीके से काफी सारे एरो निकलेंगे, ठीक है। तो आप समझ जाना, कॉपी जैसे रखी है वैसे रखो या उसको लेटा लो, ऐसे कर लो, जैसे भी करना है। एक एरो ऐसे निकलेगा, देखो इस तरीके से एरो निकलेंगे, ऐसे एक, फिर यहां ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इस एरो में मैं यहां लिखूंगा, फिर एक एरो यहां लिखूंगा, इससे रिलेटेड यहां लिखूंगा, इससे रिलेटेड यहां, इससे रिलेटेड यहां। तो बच्चों इस तरीके से हम चलने वाले हैं, ठीक। चलिए अब पहला पॉइंट जो इसका जाएगा यहां पर आएगा, इसका पहला पॉइंट, ठीक है, ध्यान से समझना, ठीक है। सभी दिशा में हम ऐसे सभी दिशाओं में जाएंगे, तो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया ताकि आपका नोट्स खराब ना हो, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी, बच्चों ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं, इनके अंदर पिगमेंट मिलता है क्लोरोफिल ए, और आपके मिलते हैं कैरोटिन, और आपका मिलता है ज़ैंथोफिल, ये आपका मिलता है, ठीक। अब आपको मालूम है, आपने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा हुआ है, कैरोटिन और ज़ैंथोफिल को मिलाकर आप एक वर्ड यूज करते थे जिसको बोलते थे आप कैरोटिनॉइड, जिसको आप बोलते थे कैरोटिनॉइड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि ये लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसका मतलब यह हुआ
कि ये लोग आपके फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो अगर ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसका मतलब ये आपके हो गए फोटो ऑटोट्रॉप्स। ये आपके हो गए हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। ये आपके हो गए हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। ये आपके हो गए हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स। तो पहला पॉइंट ये आपका है, आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक, दूसरे पॉइंट में हम जाते हैं कि ये कहां कहां मिलते हैं। ठीक है, ये आपके कहां कहां मिलते हैं। तो भैया ये कहां कहां आपका मिलता है उस बारे में हम बात कर लेते हैं एक बार। ये आपका कहां मिलता है, तो ये आपका टेरेस्ट्रियल जगह पे भी मिलेगा। ठीक है, ये आपका टेरेस्ट्रियल जगह पे भी मिलेगा। ठीक है, ये आपका एक्वेटिक जगह पर भी मिलेगा। एक्वेटिक में आपका नदियां मतलब फ्रेश वाटर जहां नमक नहीं मिलता, और समुंदर जहां नमक मिलता है मैरीन वाटर। तो ये हर जगह मिलेगा, टेरेस्ट्रियल में भी मिलेगा, एक्वेटिक में भी मिलेगा। एक्वेटिक में आपका आ गया है फ्रेश वाटर और आपका आ गया है मैरीन वाटर। दो एरो हो गए। ठीक है, तीसरा एरो, ये रहा आपका तीसरा एरो। ठीक है, दो एरो आपके हो गए हैं। अब आपका तीसरा एरो देखिएगा, ये कैसे कैसे होते हैं। ये भाई सारे के सारे यूनिसेलुलर ही होते हैं। मतलब अगर मैं बात करूं पूरा का पूरा प्रोकैरियोट क्या है, यूनिसेलुलर भी है। लेकिन कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी आपको कॉलोनियल फॉर्म में मिलेंगे। मतलब कॉलोनियल फॉर्म में भी मिलेंगे। बताता हूं कॉलोनियल का मतलब क्या है। और फिलामेंट की तरह भी मिलेंगे। फिलामेंट की तरह मिलेंगे, यूनिसेलुलर भी मिलेंगे, कॉलोनियल भी मिलेंगे और फिलामेंट भी मिलेंगे। अब यूनिसेलुलर कैसा लगेगा भाई? यूनिसेलुलर के अंदर अगर मैं आपसे कहूं कि भाई यूनिसेलुलर कैसा लगेगा, भाई यूनिसेलुलर में इस तरीके से एक सिंगल सेल की फॉर्म में ब्लू ग्रीन एल्गी मिलेगा। कॉलोनियल कैसा दिखेगा? कॉलोनियल के अंदर काफी सारे ब्लू ग्रीन एल्गी एक साथ दिखेंगे। कॉलोनियल के अंदर काफी सारे ब्लू ग्रीन एल्गी एक साथ दिखेंगे। कॉलोनियल में मान लीजिए रुपेश है, 4 रुपेश बैठे हुए हैं और कवड़ है। तो कॉलोनियल में जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये 4 के 4 कोई अलग ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं है, ये एक ही ब्लू ग्रीन एल्गी है, एक ही तरह का ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये 4 अलग अलग तरह के ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं है, ये चारों ब्लू ग्रीन एल्गी एक ही हैं, बट इसकी चारों एक साथ मिलेंगे, मतलब एक कॉलोनी की फॉर्म में मिलेंगे, ग्रुप में मिलेंगे। ठीक, ये कोई 4 डिफरेंट ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं है, ये चारों सेम ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, एक साथ एक ग्रुप में मिलेंगे, जिसको आप बोलते हैं कॉलोनियल। और फिलामेंट कैसा होता है? फिलामेंट ऐसा होता है इस तरीके से। ये जो बनाया गया है ये है आपका फिलामेंट। ये है आपका फिलामेंट, जैसे मेरी उंगली है एक फिलामेंट की तरह है, एक फिलामेंट की तरह है। तो आपको यूनिसेलुलर कॉलोनियल के एग्जाम्पल याद नहीं करने, लेकिन फिलामेंट के एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, जिसमें आपका एग्जाम्पल है नॉस्टॉक, दूसरा एग्जाम्पल है एना बिना, तेरे बिना, तीसरा एग्जाम्पल है स्पाइरुलिना और चौथा एग्जाम्पल है ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया पहला एग्जाम्पल, नॉस्टॉक दूसरा एग्जाम्पल एनाबिना, तीसरा एग्जाम्पल स्पाइरुलिना, चौथा एग्जाम्पल ऑसिलेटोरिया। इनके अंदर क्लोरोफिल ए है, कैरोटीन है, ज़ैंथोफिल है, मतलब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं। ठीक, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, फ्रेश वाटर, मैरीन, क्लियर है। यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंट। फिलामेंट में नॉस्टॉक, एनाबिना, स्पाइरुलिना, ऑसिलेटोरिया।
ये आपका हो गया। अब मैं चौथा एरो आपका निकाल देता हूं, है ना, यहां से मैंने आपका चौथा एरो निकाल दिया। इनकी जो फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है वो वाटर है, H2S नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आप मुझे बताओगे इनका फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजेनिक या नॉन ऑक्सीजेनिक, लिख के बताइए। इनका फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजेनिक या नॉन ऑक्सीजेनिक, लिख के बताइए। इन्होंने अपने फोटोसिंथेसिस में वाटर यूज किया, तभी यहां पर क्या रिलीज हुई? तभी यहां पर ऑक्सीजन रिलीज हुई। तो बच्चों, इनका फोटोसिंथेसिस कैसा है? इनका फोटोसिंथेसिस जो है वो है आपका ऑक्सीजेनिक, वो है आपका ऑक्सीजेनिक। तो इनका जो फोटोसिंथेसिस है वो है आपका ऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजेनिक, ठीक है, ऑक्सीजेनिक, ठीक, ऑक्सीजेनिक। और एक और एरो निकाल देते हैं, लास्ट एरो। फ्लैजला एब्सेंट होता है, फ्लैजला एब्सेंट है, तो ये है आपके नॉन मोटाइल, ये है आपके नॉन मोटाइल। फ्लैजला एब्सेंट है तो ये है आपके नॉन मोटाइल। तो पहला कैरेक्टर ये आ गया, दूसरा यहां आया, तीसरा यहां आया, चौथा यहां आया, पांचवा यहां आया। तो हमने एक उसके अंदर 5 कैरेक्टर आपके कंप्लीट कर लिए बिना किसी कंफ्यूजन के। बेहतरीन एक सिस्टमैटिक नोट्स की तरह आपको पहले बता दिया गया था कि मैं इनमें से काफी सारे एरो निकालूंगा। समझ में आ गया हो तो यस लिख दीजिए, समझ में आया हो तो आप यस लिख दीजिए, फटाफट आप यस लिख दीजिए। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप फटाफट हमारे सम्मान में एक बार यस लिख दीजिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया है, ठीक है, आपको समझ में आ गया है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको लेके चलता हूं, है ना, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको लेके चलता हूं। ये रही हमारी नेक्स्ट स्लाइड। अब हम ब्लू ग्रीन एल्गी ही पढ़ रहे हैं, बिल्कुल हम ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ब्लू ग्रीन एल्गी में नेक्स्ट पॉइंट हम लेके चलते हैं कि भाई इसकी जो सेल वॉल है, इसकी सेल वॉल में भी आपका प्रेजेंट है पेप्टाइडोग्लाइकन। इसकी सेल वॉल में भी आपका क्या प्रेजेंट है? पेप्टाइडोग्लाइकन। उसके बाद हाँ, मैं आपको बता देता हूं कैसे पढ़ेंगे हम। यहां पर आप ऐसे करके एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है। तो पहले आप यहां पर एक ऐसे करके लाइन खींच दीजिए। तो पहले मैं आपके ये यहां पे भरूंगा, फिर मैं आपका यहां भरूंगा, ठीक है। पहले मैं आपका यहां लिखूंगा, उसके बाद मैं आपका यहां लिखूंगा। सेल वॉल जो है आपका, उसके अंदर आपका पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट है। फिर एक टर्म यूज की गई है वाटर ब्लूम, वाटर ब्लूम, या मैं कहूं एल्गल ब्लूम, ये टर्म लिखी है एनसीईआरटी में। अब इस टर्म का मतलब समझिए, ये टर्म क्या होती है, वाटर ब्लूम क्या है, एल्गल ब्लूम क्या है। बच्चों, गंदे पानी के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी की बहुत ज्यादा ग्रोथ आ जाए, ब्लू ग्रीन एल्गी रिप्रोडक्शन करे और रिप्रोडक्शन करके अपने नंबर को बढ़ा ले, तो एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इन पॉल्यूटेड वाटर। तो अब जब ये बहुत ज्यादा पानी में ग्रो करेंगे तो ये पानी की ऑक्सीजन को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देंगे। तो कंज्यूम ऑक्सीजन
इन वाटर। तो जो एक्वेटिक लाइफ होगी उस पानी में, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होंगे उनको खतरा होगा। कंज्यूम ऑक्सीजन इन वाटर, सो डेंजर टू एक्वेटिक लाइफ। तो पानी के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी की बहुत ज्यादा नंबर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो पानी की ऑक्सीजन को लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो अंदर ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो जो ऑर्गेनिज्म है उनको खतरा हो जाता है। ठीक, तो ये है आपका वाटर ब्लूम, ये है आपका वाटर ब्लूम। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे कि बैक्टीरिया के अंदर था, वैसे ही इसके अंदर होंगी सारी चीजें। ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर प्रेजेंट है, सेक्सुअल नहीं है। ना बैक्टीरिया में था, ना माइकोप्लाज्मा में है। प्रोकैरियोट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब मैं वो सब नहीं बोलूंगा, इसके अंदर भी डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मिलेगा, इसका डीएनए भी नेकेड होगा, इसमें भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं मिलेंगे, इसमें भी नॉन हिस्टोन प्रोटीन होंगे, इसमें भी 70S राइबोसोम होंगे, इसमें भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं मिलेंगे। ये सब वही कैरेक्टर हैं जो किसके थे, बैक्टीरिया के थे, जो आप प्रोकैरियोट में पढ़े थे। सारे कैरेक्टर सब कुछ वैसे ही होंगे। फिट कर देना, माइकोप्लाज्मा भी फिट कर देना, ब्लू ग्रीन एल्गी में भी फिट कर देना, और बैक्टीरिया में भी फिट कर देना। वो सारे के सारे कैरेक्टर जो आपने पढ़े थे वो आप यहां पर फिट कर देना। ठीक है, अच्छे से पूरा का पूरा फिट कर देना। ठीक है, ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जरा ध्यान से एक चीज देखिएगा, यहां पर एक चीज देखिएगा, है ना। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया, जिनको आप बोलते हैं ट्रू बैक्टीरिया। तो जब आप यू बैक्टीरिया बोलते हैं तो आपके दिमाग में मेन क्या आता है, आपके दिमाग में आता है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा। लेकिन सोल मेंबर तो क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक, इन दोनों में आपकी सेल वॉल प्रेजेंट है, इन दोनों में आपकी क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है। माइकोप्लाज्मा में आपकी सेल वॉल नहीं है। तो अगर मैं माइकोप्लाज्मा को छोड़ दूं और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ दूं, तो यू बैक्टीरिया साउंड्स लाइक बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया मोर और लेस बैक्टीरिया, क्योंकि सोल मेंबर तो बैक्टीरिया ही हुआ। तो दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल। रिजिड का मतलब होता है हार्ड। तो ये तीनों के तीनों यू बैक्टीरिया हैं, लेकिन इसमें सेल वॉल नहीं है। लेकिन ये सोल मेंबर भी तो नहीं है, मेन क्या है, बैक्टीरिया है। जब हम प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो आप छोटी क्लास से अभी तक क्या पढ़ते आ रहे हो, बैक्टीरिया तो पढ़ते आ रहे हो। कोई माइकोप्लाज्मा पे इतना फोकस थोड़ा ना किया जाता है। जब प्रोकैरियोट पढ़ाते हैं तो बैक्टीरिया की सेल का ही तो स्ट्रक्चर समझाते हैं, माइकोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर थोड़ा ना समझाते हैं। तो जनरली प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल, ये बात बैक्टीरिया के लिए लिखी गई है, और बैक्टीरिया क्या है, यू बैक्टीरिया है। बच्चों ये 3 लाइन एकदम क्लियर हुई, तो एक बार फिर से यस लिख दीजिए। यस लिखने में शर्माइएगा मत, आपकी यस की स्पीड से ही मुझे पता चलता है कि आपको समझ आया या नहीं आया। वरना आप सब मुझे देख सकते हैं बट मैं आपको नहीं देख सकता लेकिन भगवान आपको देख रहे हैं, इसलिए कुछ गलत मत करना, समझे, धोखा मत देना किसी को। एंड इफ मोटाइल, मोटाइल मतलब मूव कर सकता है। मोटाइल कब, जब उसके अंदर फ्लैजला प्रेजेंट होगा, जब उसके अंदर आपका फ्लैजला क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और ये फ्लैजला आपका एब्सेंट होता है इन फ्यू बैक्टीरिया, हर बैक्टीरिया में थोड़ा ना फ्लैजला होता है, और ब्लू ग्रीन एल्गी। भाई हर बैक्टीरिया में फ्लैजला नहीं मिलता, कुछ बैक्टीरिया में फ्लैजला एब्सेंट होता है। तो ये आपका एब्सेंट होगा, बैक्टीरिया में आपका एब्सेंट होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी में आपका एब्सेंट होगा, आपका माइकोप्लाज्मा में भी क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक, साइनोबैक्टीरिया
ऑल्सो रेफर्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी, कलर के बेसिस पे बोल रहे हैं, ब्लूइश ग्रीन कलर, ठीक है, हैव क्लोरोफिल ए, जो किसके सिमिलर है, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, मतलब ये जो के प्लांट्स हैं इनके अंदर भी आपका क्लोरोफिल ए मिलता है, इनके अंदर भी आपका क्लोरोफिल ए मिलता है। तो इसका जो पिगमेंट है वो पिगमेंट प्लांट के पिगमेंट के सिमिलर है, इसके अंदर जो पिगमेंट मिलता है वो प्लांट के अंदर भी मिलता है। जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ते हो, क्लोरोफिल ए के बारे में सुनते हो, तो तब कोई ब्लू ग्रीन एल्गी के रेस्पेक्ट में थोड़ा ना बात करते हैं, फोटोसिंथेसिस तो हम प्लांट के रेस्पेक्ट में पढ़ाते हैं, तो प्लांट के अंदर क्लोरोफिल ए मिलता है, लेकिन वो पिगमेंट ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर भी मिलता है, तो इसका जो पिगमेंट है वो ब्लू ग्रीन एल्गी के पिगमेंट के सिमिलर है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस करते हैं और आप इनको फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। साइनोबैक्टीरिया आपके, साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, कॉलोनियल है, फिलामेंटस है, फ्रेश वाटर है, मैरीन है, टेरेस्ट्रियल एल्गी। ठीक, यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया है, यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया है। चलिए अब ये क्वेश्चन का जवाब दीजिए, बताइए, ये लो पोल ले लीजिए, 45 सेकेंड, बताइए इसका आंसर क्या जाएगा, इस सवाल का जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या जाएगा। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ यू बैक्टीरिया, कितने स्टेटमेंट करेक्ट है, कितने स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, बताइए कितने स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, कितने स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, बताइए। तेरी गलियां, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, देखते हैं कितने स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे मांगता कोई और है। 53% लोगों ने कहा, 53% लोगों ने कहा आंसर ए। तो अब आप इसका आंसर देने के लिए, यहां है 1000 और यहां है 100, ये गलत हो गया, ठीक है। लीडर बोर्ड दिखाया जाए, हे अर्पण, हे पकीफ, हे दिवाकर, हे खामिनी, हे प्रतीक, हे सुजल, सुजल कैसे हो सुजल, हे सदाफ, हे अरुण, आलोक, हे श्रवण, खाना खाया नहीं खाया, सब बढ़िया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, ओके। फॉल्स नहीं होता, ये आपका है ट्रू। यू बैक्टीरिया हैव रिजिड, सॉफ्ट नहीं है, हार्ड है। इफ मोटाइल, इफ फ्लैजला इज प्रेजेंट। क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट आर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। देखो अभी पढ़ाया, आपके सामने थ्योरी थी, फिर भी 50% क्लास करीब लेट गई, ठीक है। ये आपका सही है, आंसर जाएगा ऑप्शन ए, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन ए, आंसर आपका जाएगा ऑप्शन ए। कोई बात नहीं, हमें सीखना है, ठीक है। एक बार गलती कर दी, दोबारा ये गलती मत करना, ठीक है, दोबारा गलती नहीं करना, एक बार गलती कर दी, दोबारा गलती नहीं करना। अब मैं आपको ये वाला पैराग्राफ, ये जो 3-4 लाइन है, इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं। अब आप हेडिंग डालेंगे यहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब यहां पर आप हेडिंग डालेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। चलिए अब आप यहां पर हेडिंग डालिए नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अच्छा, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, ये तो हो गया था, ये सब क्यों लगा दिया,
अच्छा ये भी हुआ नहीं है। नाइट्रोजन फिक्सेशन हेडिंग डालना और ध्यान से समझना। पहले डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। ये डायग्राम बनाइए, फिलामेंट की तरह आपको दिख रहा है, फिलामेंट की तरह आपको दिख रहा है। तो ये जो डायग्राम मैंने आपका बनाया है, ये है आपका नॉस्टॉक, ये है आपका नॉस्टॉक। तो ये जो डायग्राम बना है, ये डायग्राम किसका बना है? ये डायग्राम बना है नॉस्टॉक ब्लू ग्रीन एल्गी का, ठीक है, नॉस्टॉन ब्लू ग्रीन एल्गी का। और इसके सराउंडिंग में, इसके सराउंडिंग में आप देखेंगे ध्यान से तो आपको एक कवरिंग दिखेगी। इस तरीके से आपको एक ऐसे करके एक कवरिंग दिखेगी। तो ये जो कवरिंग आपको दिख रही है, इस ब्लू ग्रीन एल्गी नॉस्टॉक, नॉस्टॉक कैसा एल्गी है? तो इन्होंने बोला इसके चारों तरफ आपको एक कवरिंग दिखेगी। ये जो कवरिंग आपको दिख रही है, इसी को बोल देते हैं म्यूसिलेजनियस कवरिंग, म्यूसिलेज या फिर जिलेटिनियस कवरिंग। म्यूसिलेज जिलेटिनियस का मतलब क्या है? इसके चारों तरफ म्यूसिलेज है। म्यूसिलेज का मतलब है आप कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं, पॉलीसेक्रिहाइड बोल सकते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है। इसके चारों तरफ जिलेटिन की कवरिंग है, या मैं कहूं इसके चारों तरफ म्यूसिलेज की कवरिंग है, जो कि एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। तो इसके चारों तरफ, ठीक है, इसके चारों तरफ आपका म्यूसिलेज की कवरिंग है, जिलेटिन की आपकी क्या है? कवरिंग है, ठीक। अब इसके अंदर आपको एक स्पेशल सेल दिख रही होगी, जो थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, थोड़ी सी बड़ी दिख रही है। तो ये कैसी सेल है? ये सेल आपको बाकी सेल्स के कंपेयर में कैसी दिख रही है? लार्ज दिख रही है, बिल्कुल सही है। और इसकी जो वॉल है वो काफी थिक है, सॉरी, इसकी जो वॉल है वो कैसी है? थिक है। इसकी वॉल थिक है। तो आपको एक सेल दिख रही है जो बड़ी है, जिसकी वॉल कैसी है? जिसकी वॉल थिक है। वॉल कैसी है? थिक है। तो आपको ये क्या दिख रहा है? सर मुझे ये फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी दिख रहा है, मुझे ये फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी दिख रहा है, जिसके अंदर मुझे काफी सारी सेल दिख रही हैं। आपकी पहली सेल हो गई, आपकी दूसरी हो गई, आपकी तीसरी हो गई, आपकी चौथी हो गई, आपकी पांचवी हो गई। तो आपको एक फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी दिख रहा है, आपको एक ऐसा ब्लू ग्रीन एल्गी दिख रहा है जो कि एक फिलामेंट की तरह दिख रहा है, जिनमें आपको काफी सारी सेल्स दिख रही हैं। तो इनमें से एक सेल ऐसी है जो अलग से पहचान में आ रही है, क्योंकि इसका साइज बड़ा है। तो ये लार्ज है, इसकी वॉल थिक है, ठीक है, और वॉल इसकी थिक है, ठीक है, और ये बड़ी है, बाकी से अलग है। इसका मतलब स्पेशलाइज्ड है, स्पेशलाइज्ड सेल है, बाकी से अलग है, इसकी वॉल थिक
हाँ अब चालू है ना, देखो ना, हरा ग्रीन हो गया, अब चालू है। हाँ अब चालू है। अबे ये चेक मत करो, चालू है ये मत देखो यार, चालू है, क्लास चल रही है ना। हाँ, एक बार देखो जरा, रिफ्रेश करो। हम्म, चल रही है ना। हम व्यवस्था रखते हैं पूरी की पूरी, है ना। दो इंटरनेट है, एक जाएगा तो दूसरा काम करेगा, तीसरा भी लगा लेंगे। है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, तो बच्चों एक क्वेश्चन है, हु कांट चीट यू, तुम्हें कौन धोखा नहीं दे सकता। पहला ऑप्शन, योर फ्रेंड, तुम्हारी फ्रेंड्स, तुम्हारा फ्रेंड। ठीक, अभी करूंगा रिपीट, पहले इस सवाल का जवाब दो। दूसरा ऑप्शन है लुखा। तीसरा ऑप्शन है गूदड़ी का लाल। चौथा ऑप्शन है एयरटेल नेट। कौन है जो तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, बताइए इनमें क्या आंसर जाएगा। चार ऑप्शन तुम्हें दिए गए हैं। पहला है योर फ्रेंड, दूसरा है लुखा, तीसरा है गुदड़ी का लाल, और चौथा है एयरटेल नेट। कौन है जो तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, बताओ क्या जाएगा। जब भी मुसीबत आई तो किसने तुम्हारा साथ दिया। हाँ हाँ, तो सब तुम्हें धोखा दे सकते हैं। इसने भी धोखा दिया, ये तो देगी देगी। ये भी देगा, ये भी देगा, ये भी दे देता है धोखा। लेकिन ये जो है आपका, ये आपको सेव करता है, एयरटेल इंटरनेट, ये धोखा नहीं देता है। तो चलिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, इसको मत लिख लेना, इसको भी लिख डाला, ठीक है। हाँ इसको हटा देते हैं हम, ये आ जाओ जरा एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। एक आपकी सेल है, ठीक है, एक आपकी क्या है, सेल है। फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर एक सेल है जो बाकी से अलग है, जिसका साइज बड़ा है, जिसकी सेल वॉल आपकी कैसी है, थिक है। ठीक, जिसके अंदर ऑक्सीजन एंटर नहीं कर सकता क्योंकि इसकी वॉल थिक है, तो अंदर कंडीशन है एनारोबिक, और इस सेल को आप बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। इस सेल को बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। इसी सेल के अंदर आपका नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। इसी सेल के अंदर आपका नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है, मतलब आपका जो नाइट्रोजन है वो अमोनिया में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। अमोनिया में आपका क्या होता है, कन्वर्ट होता है हेटेरोसिस्ट के अंदर। और बाकी जो सेल्स हैं 1 2 4 5, बाकी जो सेल है 1 2 4 5, इन सेल्स को बोलते हैं वेजिटेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स, इन सेल्स में आपका होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस, ठीक, फोटोसिंथेसिस। तो 1 2 बाकी जो सेल्स हैं उनको वेजिटेटिव सेल्स बोलते हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस होता है, और हेटेरोसिस में आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। तो हमने ये आपकी देखी, और हेटेरोसिस सभी ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं मिलेंगे, ठीक है। आप देखिए सारे फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं मिलेगा। ये देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर आप देखिए सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म,
some of these organisms can fix atmospheric nitrogen in a specialized cells called heterocyst. Example, Nostoc annabina. Example, Nostoc annabina. Nostoc annabina. ठीक है, नॉस्टॉक, और एक और एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, एनाबिना. एनाबिना, एनाबिना, नॉस्टॉक और एनाबिना, नॉस्टॉक और एनाबिना. तो सारे फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी में हेटेरोसिस्ट नहीं होता. सारे फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी में हेटेरोसिस्ट नहीं होता. नॉस्टॉक में है और एनाबिना में है, नॉस्टॉक में है और आपका एनाबिना के अंदर है. तो बच्चों, यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए. यहां तक की पढ़ाई अगर आपको समझ में आई तो आप एक बार पहले टॉपिक तो खत्म कर लो, लिखो टाइम टेबल. यहां तक की पढ़ाई आपको समझ में आई तो आप एक बार हमारे सम्मान में यस लिख दीजिए. द कॉलोनीज आर सराउंडेड बाय जिलेटिनियस शीट. दे ऑफन फॉर्म्स ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर. समझा चुका हूं. ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये नीट में आएगा, आ सकता है. ठीक है, म्यूसिलेजिनियस शीट, ये सेल्स अलग है. हेटेरोसिस्ट, फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी है आपका नॉस्टॉक. चलो, अब इसका आंसर बताइए क्या जाएगा. ब्लू ग्रीन एल्गी कवर्ड बाय जिलेटिनियस शीट एंड फॉर्म्स ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर. सही है. ऑल ब्लू ग्रीन एल्गी कैन फिक्स नाइट्रोजन. ऑल ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं, सम फिलामेंटस ब्लू ग्रीन एल्गी, नॉस्टॉक एंड एनाबिना. ठीक, तो ये आपका गलत हो गया, बोथ करेक्ट नहीं. ठीक है, तो आपका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन ए. आंसर आपका जाएगा ऑप्शन ए. तो बच्चों, ये आपका खत्म हो गया, ये आपका खत्म हो गया. अब थोड़ा सा थर्सडे को मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा. मतलब एनसीईआरटी वाला खत्म हो गया है, थोड़ा सा मैं किसके बारे में आपको बताऊंगा, स्पाइरुलिना के बारे में आपको बताऊंगा. थोड़ा सा मैं आपको एनाबिना, ओलोसीरा, ये टर्म्स में आपको एक्सप्लेन करूंगा. कोलोरॉइड रूट साइकस के अंदर. ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको इनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा. कब एक्सप्लेन करूंगा, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा थर्सडे को. जितना एनसीईआरटी में था वो हमारा हो गया पूरा का पूरा. जितना आपको यहां तक पूरा का पूरा मोनेरा, पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस हमने सब कंप्लीट कर लिया विद एनसीईआरटी बूस्टर और खतरनाक रिवीजन. आप मोनेरा आपका अच्छे से कमांड हो गया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, तो आप यस लिख दीजिए. अब मैं थोड़ा सा टाइम टेबल के ऊपर बात करता हूं. ठीक है, 7:15 तक चलेगा सेशन, है ना. तो पूरा फोकस करना, अच्छे से समझना. ठीक है, अच्छे से समझना. ठीक है बच्चों, टाइम टेबल को स्टार्ट करने से पहले आप एक चीज देखिएगा. मैंने आपको 3 चैप्टर्स पढ़ाए. सेल साइकिल पढ़ाया, सेल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ाया, आपको लिविंग वर्ल्ड पढ़ाया. ठीक है, 3 चैप्टर मैंने आपको पढ़ाए. ठीक, आपको जो मैंने 3 चैप्टर पढ़ाए उन सब के हैंड रिटन नोट्स आपको दिए, आपको रिवीजन लेक्चर दिए, आपको एनसीईआरटी
बूस्टर एनसीईआरटी की एक एक लाइन और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस सब आपको एक्सप्लेन किए। क्लास में सारे के सारे पीवाईक्यू भी आपको एक्सप्लेन किए गए। ये सारी चीजें चली, ठीक है। और इन चैप्टर्स को खत्म कराने में मुझे लगता है हमारा अप्रैल में शुरू हुआ था या मार्च एंड में शुरू हुआ था, ठीक है। हमें करीब 2 महीने से ज्यादा हो गया है। तो ये चीज हम कर पाए, इसका क्या क्या फैक्टर है, मैं आपको ऑप्शन देता हूं, आप बेस्ट फैक्टर सेलेक्ट करना, ठीक है। पहला है मोटिवेशन था, जोश था। दूसरा फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है कंसिस्टेंसी। तीसरा है डिसिप्लिन, तीसरा है डिसिप्लिन। चौथा है जॉब, परिवार। पांचवा है ट्राई टू बिकम बेस्ट टीचर इन इंडिया, ठीक। और पांचवा है आपका ट्राई टू बेस्ट ट्राई टू डू समथिंग extraordinary so that my parents or my son will proud someday। ये मैंने आपको दिया। तो अगर मैं आपसे कहूं कि वो कौन कौन सी चीजें थी जो मुझे पुश करेगी, जो मुझे पुश करेगी, तो अगर मैं आपसे कहूं कि वो कौन कौन सी चीज है जो मुझे पुश करेगी, ठीक है, तो सबसे बड़ा फैक्टर जो मेरे अंदर है वो है ये, ठीक है। इसकी वजह से इट विल क्रिएट डिसिप्लिन, इसकी वजह से आपके अंदर आएगा डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन की वजह से आपके अंदर आएगी कंसिस्टेंसी। कोई 3 महीने तक ये सारी की सारी चीजें फुल डेडिकेशन के साथ बिना आलस के हर चीज प्रोवाइड करता है, उसका रीजन जोश और मोटिवेशन नहीं हो सकता, उसका रीजन जॉब और परिवार भी नहीं हो सकता। क्योंकि अगर जॉब और परिवार है तो अगर मैं इसका 60% भी करूंगा तब भी मेरी जॉब बनी रहेगी। तो ये 2 फैक्टर तो नहीं हो सकते, ठीक है, 2 फैक्टर तो नहीं हो सकते। ये फैक्टर हो सकता है, सबसे बड़ा फैक्टर है, इसकी वजह से डिसिप्लिन आया, डिसिप्लिन की वजह से कंसिस्टेंसी आई, और कॉन्सिस्टेंसी की वजह से समडे मैं कभी ना कभी बेस्ट टीचर बन सकता हूं। इट विल टेक टाइम्स, 3 years और 4 years। तो सबसे बड़ी जो चीज थी वो ये थी। अगर आपके पास ये है तो आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, कोई रील देखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जिनका सिलेक्शन होता है उनके अंदर ये चीज कूट कूट के भरी होती है, उनको बताना नहीं पड़ता
कि आपको पढ़ाई करने की जरूरत है। ये चीज कोई भी आपको नहीं दे सकता, ना मैं दे सकता हूं, कोई भी नहीं। ये चीज परिवार से आती, इनहेरिट होती है। या तो ये चीज परिवार, परवरिश, मां बाप का सम्मान, उनके लिए कुछ करना, उनको प्राउड फील कराना, ये चीज आप और पेरेंट्स की जो बॉन्डिंग है, ये आपके अंदर आप ही को इवॉल्व करनी होती है। ये एक रातों रात नहीं आती है। ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज काफी सारे बच्चे, अगर मैं कहूं 50% स्टूडेंट अपनी स्टडी को मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, 50% स्टूडेंट अपनी स्टडी को मैनेज कर पा रहे हैं और 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैनेज नहीं कर पा रहे। तो मैं बात करूंगा इन 50% स्टूडेंट की, इनकी बात नहीं कर रहा, इनकी बात नहीं कर रहा। ये 50% स्टूडेंट जो हैं, इनको मैं एक ऐसा टाइम टेबल दूंगा जिसमें इनको डेली 4 आवर्स इनको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 आवर्स पढ़ने की जरूरत है, डेली 4 आवर्स पढ़ने की जरूरत है। याद कर रखना, कंसिस्टेंसी 4 आवर्स पढ़ने की जरूरत है। अगर आप 4 आवर्स पढ़ लोगे तो आप अपना स्कूल का सिलेबस, और हम जो आपको पढ़ा रहे हैं PW, ये लोग स्कूल भी जाते हैं। तो स्कूल जाते हैं तो इनमें से काफी सारे लोग हैं जो घर में 2 बजे तक ये अपने घर में आते होंगे, है ना, 2 बजे तक ये घर में आते होंगे। उसके बाद चेंज करना, खाना वगैरह खाना, लंच करना, इनको ये सब होते होते 3 बज जाते हैं। उसके बाद क्लास का माहौल बनी जाता है ना। फिर 4 बजे से क्लास अटेंड करनी है। उससे पहले थोड़ा किताब उठाओ, नोट्स उठाओ, कमरे में जाओ, इंटरनेट कनेक्ट करो, लैपटॉप खोलो, माहौल पूरा का पूरा बन जाता है। ठीक है, उसके बाद ये 4 से लेके 8 तक क्लास अटेंड करते हैं। इसके बाद यहां पूरी की पूरी जो एनर्जी है वो इनकी खत्म हो जाती है। इसके बाद या तो ये सीधा बेड पर गिर जाते हैं, सीधा बेड पर, मम्मी बॉटनी वाले ने मार दिया, मम्मी फिजिक्स वाले ने मार दिया, मम्मी जूलॉजी वाले ने मार दिया, मम्मी केमिस्ट्री वाले ने मार दिया। ठीक है, बेड पर गिर जाते हैं। 50% इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, और इनको कोई भी पढ़ाएगा सिलेक्शन हो जाएगा। इनको मेरी ज्यादा जरूरत है, मैं इनका हाथ पकड़ूंगा पहले। ठीक है, इनका तो मैंने पकड़ा हुआ है। ठीक है, 50% बेड पर गिर जाते हैं और गिरते गिरते ये रेंगते रेंगते ये डिनर के लिए चले जाते हैं। ठीक है, गिरे गिरे गिरे, मम्मी बेड पे खाना दे दो, मम्मी बेड पे खाना दे दो, मैं थक गया हूं, मम्मी बेड पे खाना दे दो। तो ये गिरते 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 और खाने तक, किचन तक पहुंच जाते हैं। खाना खाते खाते 9 बज जाते हैं और 9:30 भी हो जाता है। और अगर घड़ी का टाइम 9:35 हो गया तो ये पढ़ने नहीं बैठेंगे, ये एक फिक्स टाइम का वेट करेंगे कि कब घड़ी में 10 बज जाए। 10 बजे ये 9:45 पे नहीं बैठते, ये 9:40 पे नहीं बैठते हैं। अगर 10:10 हो गए तो ये 10:30 बजे बैठेंगे। इनको एक टाइम चाहिए एकदम बेस्ट। अगर 10:40 हो गए हैं तो ये सोचेंगे थोड़ा सा 20 मिनट और निकाल लो, सीधा 11 बजे बैठूंगा और एकदम अच्छे से बैठूंगा। ये वो प्रजाति है जो इंडिया के अंदर पाई जाती है। ठीक, तो ये लोग एक तरीके के, मैं कहूं, कामचोर भी होते हैं, आलसी होते हैं, बट पढ़ना चाहते हैं, बट
पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बट मेहनत नहीं करना चाहते। क्या लाइन है, पढ़ना चाहते हैं बट मेहनत नहीं करना चाहते, बट मेहनत नहीं करना चाहते, और इसके पास, इनके पास अपना वैलिड रीजन है। अपना क्या है, वैलिड रीजन है इनके पास। अगर आप इनको बोलोगे तो ये आपको प्रूव कर देंगे कि आप गलत हो, हम सही हैं। सारे रीजन आपको दिखा देंगे कि हम स्कूल जाते हैं, इतना प्रेशर है, ये है वो है, साला कैसे करें, स्कूल का काम है, ये काम है, पढ़ तो रहा हूं ना, पढ़ तो रही हूं ना। ये तुम्हें प्रूव कर देंगे और आपको प्रूव कर देंगे कि यू आर रॉन्ग, तुम्हें प्रूव कर देंगे। तुम इनको समझाने जाओगे तो अपना मुंह काला करके आओगे और ये तुम्हें प्रूव कर देंगे कि सालों तुम्हारी गलती है, हम तो पढ़ना चाहते हैं, हम कामचोर हैं, हम आलसी हैं, बट हम पढ़ना चाहते हैं, बट हम मेहनत नहीं करना चाहते। कोई बेड से उठाए और सीधा बस कुछ ऐसा करे। और इनको कभी कभी कुछ कीड़ा काटता है, इनको कभी कभी कुछ होता है, और भाई ये 4 से 8 घंटा खतरनाक स्टडी भी कर देते हैं। ये 4 से 8 घंटा स्टडी नहीं करते हैं, ये रात को 2 बजे तक जागते हैं, 2 बजे तक जागते हैं, 2 बजे तक जागते हैं, पढ़ते नहीं है। उस टाइम इनको नींद भी नहीं आ रही होती। एक तो नींद नहीं आ रही और पढ़ने का भी मन नहीं हो रहा, पढ़ने का मन नहीं हो रहा। ये लोग, दे रहा हूं टाइम टेबल, माहौल तो बनाने दे। ये लोग अगर पेरेंट्स के सम्मान की बात आए, पेरेंट्स के सम्मान की बात आए, पेरेंट्स के लिए जान दे देंगे, बट पढ़ेंगे नहीं, बट पढ़ेंगे नहीं। पेरेंट्स कहेंगे सालो पढ़ लो, बस जान नहीं चाहिए, पढ़ेंगे नहीं। और इसके पास इनका वैलिड रीजन है। अब आप खुद सोचिए, आपको डॉक्टर बनना है, 610 वाले का सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो सोचिए कितना तकड़ा कंपटीशन है, कितना तकड़ा कंपटीशन है। तो अगर मैं ये नहीं कहता तुम लोगों को कि बहुत सारा पढ़ना है, मैं ये नहीं कहता कि बहुत सारा पढ़ना है, बस 4 घंटा पढ़ना है, 4 घंटा पढ़ना है, सिर्फ 4 घंटा पढ़ना है। देखिए टाइम टेबल लीजिए। अब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मंडे ट्यूसडे को आपकी जो क्लासेस होती हैं वो होती हैं आपकी जूलॉजी की और केमिस्ट्री की। तो यहां आपकी क्लास होती है, जूलॉजी की होती है और केमिस्ट्री की होती है। जूलॉजी की है और आपकी किसकी है, केमिस्ट्री की है। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री है, फिजिक्स केमिस्ट्री है। और उसके बाद आपकी फिजिक्स बॉटनी है,
फिजिक्स, बॉटनी है। सैटरडे संडे आपकी क्लास नहीं है। सैटरडे संडे अब आपकी क्लास नहीं है। सैटरडे संडे आपकी नो क्लास, कोई क्लास नहीं है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। आपको जो स्कूल का होमवर्क मिलता है, स्कूल का जो होमवर्क मिलता है, उसको आपको 1 आवर्स में खत्म करना है, जिसमें से आपको कैसे भी करके 35 मिनट स्कूल में ही निकालने हैं। चाहे आप ब्रेक में निकालिए या कहीं भी निकालिए। और एक दिन में कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ा जो फैक्टर है कंसिस्टेंसी, याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी। एक्स्ट्रा क्लास मेरी तो नहीं होगी, एक्स्ट्रा क्लास कभी कभी किसी की भी हो सकती है। ठीक है, चलो देखते हैं। बाकी 35 मिनट्स आपके निकल गए, मान लीजिए 35 मिनट्स आपके निकल गए। बाकी जो आपका टाइम बचता है, ठीक है, बाकी जो आपका टाइम बचा है रेस्ट, वो टाइम आपको घर से ही यूटिलाइज करना है। तो आप ये मान लीजिए कि 35 मिनट आपने स्कूल के अंदर निकाल दिए और बाकी आपका 1 घंटा 25 मिनट या जो भी टाइम है, 1 घंटा मान लीजिए, 1 घंटा, ठीक है, ये आपको अपने घर के अंदर निकालना है। अब आपकी जूलॉजी की क्लास हुई। सब्जेक्ट पे मैं बात नहीं करूंगा, कंटेंट पे बात नहीं करूंगा, मैं टाइम टेबल की आपको बात करूंगा। ठीक है, अब आपकी जूलॉजी की क्लास हुई। आप जूलॉजी बॉटनी इजी है, थोड़ा कंपैरेटिवली थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं, उतनी न्यूमेरिकल जितना फिजिक्स और केमिस्ट्री में होता है वैसा नहीं होता। तो आप जूलॉजी को 1 घंटा दीजिए। ठीक, तो 1 घंटे में आप जूलॉजी को मिनिमम अच्छे से 80 से 90% प्रिपेयर कर लोगे। 80 से 90% प्रिपेयर कर लोगे। ठीक, बाकी आप बाकी बाकी आप बाकी आप 2 आवर्स केमिस्ट्री को दीजिए, जिसको आप फोकस करिए 60 से 70% कवर करने की। जो केमिस्ट्री के टीचर सर ने पढ़ाया उसको 60 से 70% कवर कीजिए, जिसमें थ्योरी पूरी 100% कवर कीजिए और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस जो है वो थोड़ी कम कर लीजिए। 60% न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लीजिए, मतलब क्वेश्चंस थोड़े से कम सॉल्व कर लिए। क्वेश्चंस आपने थोड़े से कम सॉल्व कर लिए। फिर ठीक आपने यहां पर भी सेम यही पैटर्न फॉलो करना है। सेम यही पैटर्न फॉलो करना है। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। ठीक, फिर आपका आया वेडनेसडे। वेडनेसडे में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है। थोड़ा सा वेडनेसडे को बढ़ा दीजिए। फिजिक्स को ले लीजिए 2 आवर। ठीक है, जहां पर सेम आप करीब 70% कंप्लीट करिए। 70% आप न्यूमेरिकल, मतलब न्यूमेरिकल के कोर्स प्रैक्टिस थोड़ी कम कर लीजिए और 100% थ्योरी करिए। 100% आप थ्योरी कर लीजिए। और केमिस्ट्री आप यहां पे 2 आवर्स दे दीजिए। ठीक है, ठीक उसी तरीके से आपको करना है। थ्योरी आपको 100% सॉल्व करनी है, न्यूमेरिकल 60%, मतलब कुछ न्यूमेरिकल कम कर लीजिए, कुछ न्यूमेरिकल आप कम कर लीजिए। फिर आया आपका फिजिक्स एंड बॉटनी। ठीक है, तो आप यहां पर फिजिक्स के अंदर आप लगा दीजिए कितना, 2 आवर्स लगा दीजिए। ठीक है, प्लस बॉटनी में 1 आवर लगा दीजिए। आप यही चीज इस दिन भी फॉलो करिए। तो जब आप ये फॉलो करोगे तो आपको क्या करना है,
अगर सैटरडे को आपकी क्लास नहीं है तो भाई बल्ले बल्ले। सैटरडे को आपकी क्लास नहीं है तो आपने जो यहां पर 3 फिजिक्स की क्लास ली, P1 प्लस P2 प्लस P3, थ्योरी आप करते रहे लेकिन आपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कम की थी क्योंकि आपके पास टाइम कम था। बच्चे 200 क्वेश्चन लेके बैठ जाते हैं एक सब्जेक्ट के एक रात में, तो भाई 200 डिफरेंट क्वेश्चन करने से अच्छा है ढंग के 50 से 70 क्वेश्चन करिए। 200 क्वेश्चन करने से बार बार रिपीटिशन होना स्टार्ट हो जाता है एक ही तरह के क्वेश्चंस का, जो आपके सही तो होते जाएंगे बट आपका टाइम किल करते जाएंगे, जिसकी वजह से आपके दूसरे सब्जेक्ट और दूसरे टॉपिक्स जो हैं वो अनटच रह जाते हैं। यहां आप दबा के जितनी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना चाहते हैं कर लीजिए। ऐसे ही आप यहां केमिस्ट्री के अंदर C1 प्लस C2 प्लस C3 यहां आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लीजिए और इस दिन आप अपने स्टडिंग आवर्स को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। यहां पे 2.5 आवर्स दे दीजिए, ठीक है, और यहां भी 2.5 आवर्स दे दीजिए। तो सैटरडे को 5 घंटे और स्कूल का मिलाकर आपके 6 आवर की स्टडी हो गई है। और संडे को अगर कोई कसर रह जाए, संडे को आप बॉटनी और जूलॉजी में 2 आवर्स ले लीजिए, जिसमें आप थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। संडे को स्कूल भी नहीं होता है और जो आपके P1 P2 और P3 में और C1 C2 C3 में आप और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इन सब का मिला के 4 आवर्स ले लीजिए। तो संडे को आप 7 आवर्स स्टडी कर लीजिए, आपका स्कूल नहीं है। तो अब आप देखो जरा, यहां कोई बहुत ज्यादा स्टडिंग आवर्स थोड़ी ना है। आपसे गलती क्या होती है, आप जैसे लेके बैठ गए है ना, मान लीजिए केमिस्ट्री यहां पे लेके बैठ गए, तो आप किताब इकट्ठा करोगे, मॉड्यूल इकट्ठा करोगे, माहौल बनाने में ही 2 घंटे चले जाएंगे। नहीं, सबसे पहले टारगेट रख कि सर ने जो कॉन्सेप्ट सिखाए हैं वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आ गए। अब वो कॉन्सेप्ट और बेस्ट कब होंगे, जब तू न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेगा। लेकिन अगर तू 200 न्यूमेरिकल यहीं कर देगा तो तू बाकी चीजें अचीव नहीं कर पाएगा। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप तरीके से, और हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा भाई। लेकिन आप देखिए तरीके से हो रहा है, थ्योरी अच्छे से पढ़ रहा हूं, न्यूमेरिकल थोड़े कम कर रहा हूं, न्यूमेरिकल थोड़े कम कर रहा हूं, लेकिन सैटरडे संडे को न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बढ़ा दी। संडे को मेरा स्कूल नहीं था, सैटरडे को मेरी क्लास नहीं थी। तो आप मिनिमम एफर्ट्स डालकर चीजों को अचीव कर सकते हैं। बात समझ में आए? अब ऐसा तो टाइम टेबल नहीं है कि सर मैं ऐसे लेटूंगा, फिर मैं ऐसे लेटूंगा, मम्मी खाना दे दो, मम्मी ये खाना है, मैं बाहर जा रहा हूं, फिर थोड़ी ना होगा, फिर तो पढ़ाई छोड़ दो, है ना, फिर तो होगा ही नहीं। फिर तो ये पानी की बोतल है, ऐसे पानी पियो, हो गया सिलेबस खत्म। फिर तो यही एक तरीका है, फिर तो ये एक ही तरीका है। तो आप इसको फॉलो करिए। जब आपके पास वर्कलोड ज्यादा है उस टाइम 10 की जगह 4 न्यूमेरिकल कर लीजिए, लेकिन कम से कम सारी थ्योरी तो टच हो जाएगी। और जब आपके पास समय है उस टाइम आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए। तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ये उन 50% प्रजाति के लिए है जो उतनी मेहनत नहीं कर सकते, उतना एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे हैं। अभी पूरी 11th बर्बाद होना और 11th कम बर्बाद होना और 11th थोड़ी सी बर्बाद होना, तीनों कैटेगरी अलग अलग होती है। जिनका भी सिलेक्शन हुआ उनमें से 90% लोगों की 11th 70% 60% पढ़ी हुई थी। तो पूरा वैसा मत करिए ना, कम से कम इतना तो पढ़ लीजिए कि आपकी 70% 80% या 60% 11th हो जाए। पूरा हथियार मत डालिए ना। अगर 60% 70%, ये मैं 50% प्रजाति की बात कर रहा हूं, ये जो 50% प्रजाति है अगर ये 60 से 70% 11th भी अच्छा कर लेगी तो बाद में फिर अगले साल जब आपके 11th खत्म होगा, 12th में जाने से पहले 1 महीने का टाइम है, वहां पर वन शॉट देख के कंप्लीट कर लो।
और फिर 12th में आपको थोड़ा सा मेहनत 12th में लगाइए। तो आप इस तरीके से, डमी के लिए भी मैं दूंगा, डमी के पास तो बहुत टाइम है भाई, डमी के पास तो इतना टाइम है, पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो प्रॉपर्टी डीलिंग की। निकल मत जाना कहीं प्रॉपर्टी डीलर बनने, पढ़ाई करनी है अभी, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करनी की। सर ने कहा इतना टाइम है मम्मी जॉब करनी है। अरे दीवाने, पढ़ाई करनी है। तो डमी वालों के लिए भी मैं टाइम टेबल लेकर आऊंगा। ये थे जो नॉट डमी वाले हैं। तो आप एक बार इसको फॉलो करो, एक हफ्ते तक फॉलो करके देखो, ठीक है। और एक चीज याद रखना, सबसे बड़ा जो फैक्टर है ना सिलेक्शन का भाई, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। डेली 4 घंटे पढ़ने के लिए भी डिसिप्लिन चाहिए। वो हर महीने 4 से 5 घंटे पढ़ा, हर दिन पढ़ा, भाई वो बुरा आदमी नहीं है, उसके अंदर डिसिप्लिन है और कंसिस्टेंसी है। अगर डेली भी 4 घंटे पढ़ता है तो भी 70 से 75% सिलेबस क्लास 11th का बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। और फिर 11th से 12th में जाने में जो 1 महीना होता है वहां पे जोर लगा देगा तो 15% वहां खत्म हो जाएगा। तो 90% सिलेबस तो वो तब भी इसलिए खत्म कर लेगा। गलती क्या होती है, बैठ गए 12 घंटे लेके अगले दिन मम्मी ढूंढ रही है कहाँ है, मिल ही नहीं रहा है, पढ़ाई नहीं हो रही, थक गया, बीमार हो गया, आंखों में जलन हो गई, गले में दर्द हो गया, आंखों में से पानी निकल रहा है ना, अजीब सा लग रहा है, अंदर से कैसा लग रहा है बता नहीं सकता, अजीब सा लग रहा है, हरारत सी हो रही है, घबराहट सी हो रही है। पढ़ना चाहते हैं ये लोग? नहीं, समझे? तो ये मैंने आपको दवाई दे दी। तो बच्चों दवाई ठीक लगे, एक हफ्ता फॉलो करके देखिए, सिर्फ 4 घंटे पढ़ने हैं भाई, सिर्फ 4 घंटे निकाल ले, 4 घंटे कोई बड़ी बात तो नहीं है। तो 4 घंटे तो निकाल यार, 4 घंटे कुछ नहीं होते भाई। 4 घंटे में तेरे स्कूल का होमवर्क भी करवा दिया मैंने, ठीक है। 4 घंटे में तेरा स्कूल का होमवर्क भी हो रहा है। यहाँ 2 घंटा पढ़ रहा है, यहाँ 1 घंटा कट रहा है, बाकी स्कूल का है, ठीक है। और बाकी जो 50% है जो पढ़ रहे हैं, पूरा जो लगा के पढ़ रहे हैं, 7 से 8 9 घंटा पढ़ रहे हैं, वो तो जरूरी ही है। चलिए, तो अब दुकान बढ़ाने का समय आ गया है। सारे जितने भी मैं फल लाया था वो मेरे सारे बिक चुके हैं। तो मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना क्योंकि कल शायद कोई क्लास है ही नहीं, सैटरडे है, फिर संडे है। आराम से पढ़ना। अब आधे लुखे पता है क्या करेंगे, मंडे से फॉलो करेंगे, ओए 2 दिन अच्छे से एंजॉय करते हैं, चलो बढ़िया से खेलते हैं, नया टाइम टेबल बनाएंगे। और जब टाइम टेबल फॉलो नहीं होगा उसको फाड़ के फिर एक टाइम टेबल बना देंगे। अरे दीवाने, पढ़ाई का कोई समय नहीं होता, कोई दिन नहीं होता, ठीक है। जब आंख खुली तब सवेरा। अभी तो हम गिरते गिरते जाए, मस्त होके बैठना, चौड़े होके बैठना, स्ट्रेस फ्री होके बैठना भाई फिर आएगा, ठीक है। थैंक यू। कमेंट करके बताना लेक्चर कैसा लगा, जो आज पढ़ाया था उसका रिवीजन वगैरह वो सब कैसा लगा, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू।